स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे वन शॉट क्लास की। वन शॉट क्लास में प्यारे बच्चों आज हम देखेंगे हेलो एल्केन और हेलोरीन के वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वन शॉट में हम उन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम देंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कम्पिटेटिव अप्रोच के लिए। उन टॉपिक्स को हम थोड़े थोड़े टाइम देंगे जो कम इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो क्लास है, अगर आपने एक बार हेलो एल्केन हेलोरीन पढ़ा है तो ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। वन शॉट रिवीजन में हम लोग सारे PYQs देखेंगे, साथ ही हम सबसे पहले रोड मैप देखेंगे, ये भी देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। डेट मीन्स ये जो लेक्चर है वन शॉट रिवीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन हेलोरीन चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट। प्यारे बच्चों, हेलो एल्केन हेलोरीन में आज हम लोग जो पूरी बात करेंगे वो बात करेंगे हेलो एल्केन की। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रोड मैप पहले ही लिख लिया है कि हमको कैसे कैसे पढ़ना है और किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, यानी कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। सबसे पहला टॉपिक हेलो एल्केन का बेटा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस 1 या 2 नंबर में बनते हैं और मैं ये भी बता दूं कि वो क्या बनते हैं। बेटा क्लासिफिकेशन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं जैसे एलेलिक पोजीशन पे कौन सा हेलो एल्केन है। कभी कभी आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एलेलिक हेलो एल्केन या एलाइलिक टाइप हेलो एल्केन या विनाइलिक टाइप हेलो एल्केन। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं 1 नंबर के, तो ये थोड़ा सिंसियरली पढ़ने का विषय है। वहीं पर बात करें नॉमेनक्लेचर की, तो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर से 1-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड एग्जाम में बने भी हैं। इसको भी थोड़ा सतर्क होकर पढ़ने की जरूरत है। वहीं पर प्यारे बच्चों बात करें अगर नेचर ऑफ CX बॉन्ड, तो यहाँ से आज तक क्वेश्चंस कोई बना नहीं है स्पेशली। बस हाँ, बात करें रिएक्टिविटी की, तो CX बॉन्ड के नेचर के बेस पे रिएक्टिविटी बताते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से कन्वर्जन बनते हैं, जहाँ से नेम्ड रिएक्शन बनती है और जहाँ से इस चैप्टर में दम है प्यारे बच्चों, वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिक चैप्टर के लिए। इसमें सारे इंपॉर्टेंट मेथड है, जैसे एल्कोहल से कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन, हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे और हैलोजन एक्सचेंज से कैसे बनाएंगे। अब जो भी नेम्ड रिएक्शन है यहाँ जरूर मिलेगी, यानी ये जो पोर्शन है बेटा, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी बता दूं। इसमें आपको नेम्ड रिएक्शन मिलेगा, जितने भी केमिकल कन्वर्जन से तुम डरते थे वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये वन शॉट रिवीजन है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे साथ साथ में। इसके बाद भी कुछ PYQs मैं करवा दूंगा, लेकिन ये सेशन बहुत जरूरी है अगर आप क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो या फिर कोई रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं पर बात करें प्यारे बच्चों इसमें एल्कोहल में, तो यहाँ पे डार्जन रिएक्शन का इंट्रोडक्शन होगा। वहीं पर बात करें हाइड्रोकार्बन, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और प्यारे बच्चों यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज मेथड है। हेलोजन एक्सचेंज मेथड में हम लोग क्या देखेंगे भाई, स्वार्ट्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, है ना, ऐसे टाइप के रिएक्शंस। स्वार्ट्स रिएक्शन देखेंगे, फिंकलस्टीन देखेंगे, वुड्स रिएक्शन बिट मेटल में देखेंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कभी बने नहीं है ना, तो ये उतना ज़रूरी है। वहीं पर बात करें केमिकल प्रॉपर्टी की, यहाँ 3 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है, तीनों इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दे रहा हूँ। इस और इस पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत आपको होगी प्यारे बच्चों। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है। आज तक ऐसा कोई बोर्ड एग्जाम बना ही नहीं जहां SN1 SN2 से क्वेश्चन आए, तो ये तो भाई हमको बहुत सुपर लेवल पे पढ़ना। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन, इसी को कभी कभी हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, कभी कभी इसी को बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसको हम लोग को पढ़ने की जरूरत है और अच्छे से पढ़ेंगे। और यहीं पे एक रूल यूज होगा जिसका नाम है सेट जेफ रूल एंड हाफमैन रूल। ओके सर। वहीं पर प्यारे बच्चों बात करें लास्ट रिएक्शंस की, इस हेलो एल्केन वन शॉट की, रिएक्शन विथ मेटल, जहां पे हम वुड्स रिएक्शन का जिक्र करेंगे, फ्रैंकलैंड रिएजेंट का इंट्रोडक्शन करेंगे और इसी के साथ हेलो एल्केन की कहानी खत्म हो जाएगी। मैंने आपको हेलो एल्केन हेलोरीन अलग अलग पढ़ाने का वादा किया था, मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा, मिक्स नहीं होने दूंगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल निश्चिंत रहना। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे पढ़ना, क्या क्या पढ़ना है। ये बगल में NCERT जानते हो क्यों खोला हूं, तुम्हारे मन में तनिक भी डर ना है कि सर अगर मैं NCERT से रिवीजन करने बैठूं तो क्या होगा, बिकॉज UPMSP खुद कहती है NCERT को फॉलो करिए और पढ़ाई करिए। इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ CBSE बोर्ड देन यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट NCERT सारे कोर्सेज के लिए जरूरी है। चलिए भैया, चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन हेलोरीन। ये हो गया रोड मैप, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। चलिए थोड़ा सा बात कर लें इंट्रोडक्शन की। वन शॉट है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो बनता ही है भाई। जो बच्चे डायरेक्ट इसे देख के एग्जाम देने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा सोच लेना चाहिए, है ना, सोच लेते हैं। चलो तो प्यारे बच्चों, जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की तो सबसे पहले बात आती है भाई ये हेलो एल्केन होता क्या है। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे सिंपली कहूँ कि जब किसी हाइड्रोकार्बन से जो कि एलिफेटिक हो, ठीक है, एरोमेटिक भी ले सकते हैं, जब किसी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए किसी हेलोजन ग्रुप द्वारा प्यारे बच्चों, तो जो बनता है उसे हम बोलते हैं हेलो एल्केन। अगर हम थोड़ा शब्दों पे फोकस करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हेलो
एल्केन। ये क्या कह रहे हैं बेटा, ये कह रहे हैं हेलो एल्केन। सर ये मतलब, अरे भैया हेलो का मतलब होता है एक्स, एक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कुछ भी। ओके सर, ये तो हमको पता ही है। और एल्केन, जनाब एल्केन क्या होता है? एल्केन को जनरली हम आर कहते हैं। नहीं सर ऐसे नहीं, एल्केन में तुम्हारा CH3 भी हो सकता है, एल्केन में तुम्हारा C2H5 भी हो सकता है, एल्केन में तुम्हारा C3H7 भी हो सकता है। तो कुछ भी ले सकते हो और प्यारा सा एक खूबसूरत सा कंपाउंड बनता है। जनरलाइज वे में तुम कहते हो सर RX मतलब हेलो एल्केन। ये कहता है हम हेलो को रिप्रेजेंटेट करते हैं, ये कहता है हम एल्केन को रिप्रेजेंटेट करते हैं, और तुम कहते हो हेलो एल्केन कैसे हो, बोलते हो ना। हाँ, तो प्यारे बच्चों RX इज द जनरल केमिकल फार्मूला ऑफ हेलो एल्केन। बात करते हैं सर ये डिराइव कहाँ से हुआ, सर ये बना कैसे। तो प्यारे बच्चों अगर मैं तुमसे कहूँ कि सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, तुम कहोगे सर CH4 इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। मैं बोलूँगा वेरी गुड बेटा। अगर इसी हाइड्रोकार्बन से आप एक बार सोच के देखो, अगर इसी हाइड्रोकार्बन से हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें और यहीं पे एक हेलोजन की एंट्री करा दें, तो जनाब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3X। प्यार से देखो ये क्या है, सर देख लिए ये तो हेलो एल्केन है, ये तो RX। बिल्कुल, यू आर एग्जैक्टली राइट। तो प्यारे बच्चों अगर हमसे कोई पूछे कि हेलो एल्केन क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, जब किसी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, बाय बाय टाटा कर दें, और एक हेलोजन की एंट्री करा दें, तो प्यारे बच्चों जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन, है ना। When we replace one hydrogen from hydrocarbon from aliphatic hydrocarbon and add one halogen group, then this type compound, this type organic compound is called हेलो एल्केन। दुनिया के किसी एग्जाम में ये नहीं पूछेगा हेलो एल्केन क्या है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको जानकारी होनी चाहिए। अब क्या सर जरूरी है कि CH4 ही? नहीं बेटा, आप कुछ और भी ले सकते हो। C2H6 लेकर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, इथेन भी ले सकते हो। बिल्कुल सर, ये चीजें क्लियर हैं। तो हेलो एल्केन क्या हो गया, ये इंट्रोडक्शन के लिए सफिशिएंट था। देयर इज नो नीड ऑफ मोर एक्सप्लेनेशन। बेटा बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछे जनाब हेलो एल्केन क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे, हेलो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। एक शब्द और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, हम लोग बोल सकते हैं भैया हेलो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, जब किसी हाइड्रोकार्बन से हेलोजन घुसा दे, उसमें डिराइव करा दे भैया नया कंपाउंड, तो क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। ओके सर, दिस इज ऑल अबाउट हेलो एल्केन। इंट्रोडक्शन खत्म, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अगर हम इसको थोड़ा स्पेसिफाइड तरीके से कहना चाहें तो हम ऐसे लिखते हैं, व्हेन वन आर मोर हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन ग्रुप in aromatic or aliphatic hydrocarbon, then this compound is called haloalkane or haloarine। अगर किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए बेटा हेलोजन ग्रुप द्वारा, तो जो कंपाउंड बनता है उसे हम हेलोएल्केन या हेलोरीन कहते हैं। तुम बोलोगे सर मुझे नहीं पल्ले पड़ा रहे बेटा, मान लो हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, जरूरी थोड़ी ना है कि भैया एक ही निकले। चलो इनका मन कर रहा है सर मैं 2 निकाल दूं, तो निकाल दो ना बेटा, दिक्कत किस बात की है। तो 2 निकाले तो 2 हेलोजन जोड़ दो। ओके सर, क्या बन गया, ये बन गया CH2H2। ओके, क्या ये हेलो एल्केन नहीं है? बिल्कुल है सर। हेलो का मतलब आपने बता ही दिया, एल का मतलब कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्डेड। सिंगल बॉन्ड की बात करेगा प्यारे बच्चों, याद रखना, डबल बॉन्ड मत करना। हेलो एल्कीन भी हो सकता है। ओके सर, तो ये रहा बेटा इंट्रोडक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन। अच्छा सर, ये एनसीईआरटी में क्या कहानी लिखी है, आपने इसके बारे में जिक्र नहीं किया। बेटा यहाँ पे जो कहानी लिखी है ना, मैं तुमको थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे कहानी यही लिखी है कि हेलो एल्केन कंटेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, थोड़ा सा बेटा डिस्कस कर दूं। ये कहते हैं कि ये जैसे हमारा ये एक सिंपलेस्ट हेलो एल्केन है, थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, नहीं तुम कहोगे सर ये क्या कहानी लिखा है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी कहता है कि ये हमारा हेलो ग्रुप है और ये हमारा हेलोजन, ये हेलो एल्केन का कार्बन है। यहाँ पे बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये इतनी सी बात करता है। सर हेलोरीन की बात आप क्यों नहीं कर रहे हो बेटा, वन शॉट उसका अलग से लूंगा, मैंने पहले ही बता दिया। ओके सर, ये कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आप बोलोगे सर कैसे, केमिस्ट्री कहती है 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। केमिस्ट्री कहती है बेटा, क्या कहती है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जितने होंगे, HBD हैप्पी बर्थडे नहीं, हाइब्रिडाइजेशन उतना होगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, इसका मतलब जिगर के टुकड़ों, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ओके सर, ओके सर, यहां तक मामला क्लियर है? हाँ सर, यहां तक मामला क्लियर है। अच्छा सर, और क्या लिखा है बेटा, इसमें क्या लिखा है देखो, इसमें लिख रहा है कि मेनी हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड आर अकर।
ये कह रहा है भैया नेचर में जरूरी नहीं है कि एक ही हेलोजन ग्रुप जुड़े, एक से अधिक हेलोजन ग्रुप भी जुड़ सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है बेटा इसका यूज क्या है, तो देखो ये कह रहा है क्लिनिकली यूजफुल होता है बेटा। दीज क्लास ऑफ कंपाउंड फाइंड वाइड एप्लीकेशन इंडस्ट्री एज वेल एज इन डे टू डे। ये कह रहे हैं डेली लाइफ में भी इसका बहुत सारा यूज। आप बोलोगे सर मुझे कुछ हवा नहीं लग रही, चलो रुको। ये कह रहे हैं देखो ध्यान से, क्लोरमफेनिकॉल एक एंटीबायोटिक है बेटा, क्लोरमफेनिकॉल जिसमें क्लोरीन यूज होता है जो कि एक हेलोएल्केन का ही कंपाउंड है। तो क्लोरमफेनिकॉल जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ट्रीटमेंट के लिए टाइफाइड फीवर में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो आप बोलोगे सर क्या ये जरूरी है ये पढ़ना? वैसे तो आज तक कभी क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन थोड़ा सा तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ यहाँ से निकाल के मैं लिख दे रहा हूँ जिन दवाओं के नाम, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा, बाकी बहुत जरूरी ये नहीं है। जैसे यहाँ पे एक एंटीबायोटिक क्लोरमफेनिकॉल मैं लिख दे रहा हूँ, क्लोरमफेनिकॉल लिखते चल रहा हूँ, दिक्कत ना हो बेटा तुमको। क्लोरमफेनिकॉल इनके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये टाइफाइड फीवर में हमारे काम आते हैं। किसके ट्रीटमेंट में? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ट्रीटमेंट में किसके भैया? टाइफाइड के, है ना। अगर किसी इंसान को टाइफाइड फीवर हुआ है तो इस दवा का, इस एंटीबायोटिक का यूज करते हैं बेटा। ये एंटीबायोटिक किसी और की नहीं बल्कि क्लोरीन से बनी क्लोरोएल्केन का ही एक ये कंपाउंड है, इसलिए इसके बारे में इन्होंने जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा बेटा कि आप सभी जानते हो हमारी बॉडी में आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन होता है, आयोडीन का कंटेन करता है, जिसका नाम क्या है बेटा? थायरॉक्सिन। तो क्योंकि हेलो ग्रुप ही है आयोडीन में, आयोडीन क्या है? हेलोजन का ही तो एक एटम है, हाइड्रोजन का ही तो एक ग्रुप है, हेलो ग्रुप में आता है आयोडीन। तो भैया ये कह रहे हैं इनके बारे में भी जानो। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो कि आयोडीन को कंटेन करता है, और आयोडीन आप सभी जानते हो हेलो ग्रुप है, हेलो से हेलोएल्केन बना है। तो ये बातें बताना चाह रहे हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि बेटा अगर इनकी कमी होती है तो क्या होता है? एक डिजीज होती है गोइटर, एक डिजीज होती है ना, बड़ी फेमस, गाँव में कुछ ज़्यादा ही होती थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? गोइटर। क्या बोलते हैं? गोइटर, है ना। आप देखते होगे ये गला ऐसा स्वेल कर जाता है, ये वाला ये थायराइड जो है स्वेल कर जाता है। ओके सर, और क्या लिख रहा है भैया? और लिख रहे हैं कि हेलोथेन, ये कह रहे हैं हेलोथेन का भी यूज होता है बेटा एनेस्थेटिक, है ना, ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के दौरान इंसान को शून्य करने के लिए, बेहोश करने के लिए हम यूज करते हैं बेटा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मैं इसीलिए जो जरूरी पॉइंट है जो आपके एग्जाम में एक एक नंबर का बन सकता है वो डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये कह रहा है एनेस्थेटिक के रूप में यूज होता है हेलोथेन। तो ठीक है, मैं यहाँ के बजाय यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या नाम है बेटा? हेलोथेन्स, है ना। हेलोथेन्स कैसे यूज होगा? एनेस्थेटिक, एज ए एनेस्थेटिक, मतलब जिसका सर्जरी वर्जरी हो रही है भैया उसको शून्य करने के लिए, उसको बेहोश करने के लिए इसका यूज होता है। अच्छा, वहीं पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड क्लोराक्विन, जिसका यूज होता है बेटा मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। क्या नाम है सर? क्लोराक्विन। देखिएगा क्लोराक्विन मैं लिख दे रहा हूं भैया, सब किस में यूज होता है बेटा? मलेरिया। ठीक है, अब भैया यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक। तो मैंने लगभग सारी चीजें आपको लिखवा दी, ठीक। अब एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है एप्लीकेशन से हेलोएल्केन के। कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आते नहीं है बेटा कि ऐसा कुछ पूछे कि यूज ऑफ हेलोएल्केन क्या है, ठीक है। आप मान लो ऐसे पूछ लिया कि कौन सा हेलोएल्केन का कंपाउंड है बेटा, कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होती है जिसमें हेलोएल्केन मिला होता है, तो आप बता देना क्लोराक्विन है। अच्छा, मान लो आपसे पूछ लिया सर्जरी के दौरान हम प्रिकॉशन बरतते हैं, या सर्जरी के दौरान एंटी क्या कहते हैं उसको, एस्थेटिक क्या बोलते हैं यार, एक मिनट, एनेस्थेटिक, है ना, एनेस्थेटिक के रूप में यूज करते हैं, तो आप किसको यूज करते हैं बेटा? तो आप बता देना कि सर हेलोथेन का यूज करते हैं, जो कि हेलोएल्केन का ही एक कंपाउंड है। ओके सर, क्लोरमफेनिकॉल जिसका यूज करते हैं टाइफाइड फीवर में, क्लोरीन का एक कंपाउंड बेटा हेलोएल्केन से, तो ये भी आसपास ही है। ओके सर, और आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन हमारी बॉडी में पाया जाता है थायरॉक्सिन, जिसकी डिफिशियंसी से गोइटर रोग होता है। ओके सर, ये भी हमारा हेलोएल्केन से ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा यूज हो गया, ये हो गया इंट्रोडक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन। जहां जरूरी चीज होगी मैं खुद डिस्कस करूंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक खूबसूरत सी हेडिंग लगाएंगे बेटा, क्लासिफिकेशन। मेरे साथ आप अगर नोट्स बना रहे हो तो जान लो कि बहुत फायदेमंद होगा बेटा, क्योंकि दूसरे की नोट्स से ना मजा नहीं आता भाई। मेहनत खुद करो, फिर उस पर शोध बिस्तर बड़ा मजेदार होता है। सबसे पहले कहते हैं भैया हेलोएल्केन हेलोरीन मे बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, है ना। ये कहते हैं कि भैया इनको कई तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलो ग्रुप। ठीक, ये कहते हैं बेटा कि जितने हेलोजन ग्रुप हैं उस आधार पे अगर हम इनको क्लासिफाइड करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस जैसी संरचना है नहीं बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलो ग्रुप। अब आप सोचिए कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है CH3X, एक हेलोजन ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मोनो हेलो एल्केन। इसका नाम होगा मोनो हेलो एल्केन। वही चीज़ वहाँ पे भी दिखाई गई है। अच्छा सर, और मान लो हमारे पास कोई और जहाँ पे दो दो हो, जैसे वहाँ पे दिया हुआ है CH2X और CH2X, तो बेटा इसे हम बोल सकते हैं क्या? डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन। सर ये डाई वर्ड क्यों आया? बेटा जब दो दो हेलो ग्रुप हैं तो डाई वर्ड आया, इसमें कोई तकलीफ थोड़ी ना है किसी को। ये देखो दो दो हेलो ग्रुप हैं। अच्छा सर, अगर मान लो तीन तीन हेलो ग्रुप हों तो ट्राई आएगा। कैसे सर? CH2X दिखा रहा हूँ बेटा, सब्र करो। ये देखो यहाँ पे सर थोड़ा फोकस करिए, कैमरामैन फोकस करिए, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, मैं सब बताते चलूंगा एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इस बात के तुम तनिक भी संदेह मत रखना, बस पढ़ते रहना बेटा। ठीक, अच्छा सर एक बात बताइए सर, हमने सुना था कि डाई हेलो एल्केन 2 टाइप का होता है क्या? बिल्कुल आपने सही सुना था, ये 2 टाइप का हो सकता है। एक होता है बेटा विसिनल, और एक होता है जेमिनल। मजे की बात बताऊं बेटा, जब एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन ग्रुप जुड़े हों तो उसे जेमिनल बोलते हैं। जब एक अलग अलग कार्बन से, जब अलग अलग एडजेसेंट कार्बन से 2 हेलोजन जुड़े हों तो उसे बोलते हैं बेटा विसिनल। सर मजा नहीं आया? प्लीज समझाइए ना। बिल्कुल समझाता हूं, मेरी बात को सुनना बेटा। जब एक ही कार्बन से, जैसे ये कोई कार्बन है, एक हेलोजन ऐसे जुड़ा, एक हेलोजन ऐसे जुड़ा, और यहाँ यच है, यहाँ यच है, तो यहाँ पे 2 बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 हेलोजन ग्रुप एक ही कार्बन पे जुड़ा है, ऐसे में इसे बोलते हैं जेमिनल। अच्छा, और अगर हमारे पास कोई सीन ऐसा हो CH2X और ये CH2X, 2 हेलोजन तो हैं बेटा, लेकिन याद रखना ये दोनों हेलोजन अलग अलग एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं विसिनल। मुझे नहीं लगता यहाँ किसी को कोई दिक्कत होगी, मुझे ये भी नहीं लगता कि तुमको किसी बात की कोई तकलीफ होगी, तुम तो पढ़े लिखे बच्चे हो, यहाँ तक सारी चीज़ें एकदम क्लियर होंगी। तो ये रहा भैया क्लासिफिकेशन का पहला पड़ाव, जहाँ हमने ये स्पष्ट तौर से देखा कि क्या होता है मोनो हेलो एल्केन, क्या होता है डाई हेलो एल्केन, और क्या होता है ट्राई हेलो एल्केन। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या सर इससे ज़्यादा भी हो सकता है? तो आइए देखते हैं बेटा। एक कंपाउंड है CCl4, तो ये तो टेट्रा हेलो एल्केन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर होगा। देखो C, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, तो ये देखो यहाँ 4 हेलो ग्रुप हैं बेटा। कितने हेलो ग्रुप हैं? 4, 1 2 3 4। तो टेट्रा बोलने में कोई तकलीफ? नो सर, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, तो मामला क्लियर है। ओके, मिटा दूं? सर मिटाइए मत। अरे बेटा वही चीज़ें हैं, कुछ नया थोड़ी ना है। चलो अब हम बात करते हैं बेटा कंपाउंड, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अब जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, या सेकंड क्लासिफिकेशन कहें, या हम कहें जो एग्जाम ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन है, जो एग्जाम में पूछता है, कहता है कंपाउंड कंटेनिंग sp3। बेटा ये कहते हैं कि अब हम उन कंपाउंड की बात करेंगे बेटा, कंपाउंड कंटेनिंग, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल घबराना मत। कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिड, है ना, sp3 हाइब्रिड कार्बन। ये कह रहे हैं कि बेटा अब हम उन कंपाउंड की बात करेंगे जिनके पास जो कार्बन हो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हो। अच्छा, तो ठीक तो है भैया, हेलो एल्केन में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है, तो ये कह रहे हैं वो कितने टाइप के होते हैं। अच्छा जनाब, तो बेटा वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे एल्किल हैलाइड। इसमें ए वाला हम क्या देखेंगे? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे एल्किल हैलाइड। भैया ये एल्किल हैलाइड क्या होता है?
प्यारे बच्चों हेलो एल्केन को ही एल्किल हैलाइड कहते हैं। यानी अगर हम लिखें CH3X, यहाँ पे क्योंकि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, याद रखना sp3 हाइब्रिड कार्बन 3 टाइप का होता है। रुको थोड़ा सा तुमको मैं और लेवल पे पढ़ा दूं, और लेवल पे, जिससे तुमको कंफ्यूजन दूर दूर भाग जाए बेटा। ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। ओके सर आप तो मज़ेदार कर दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। पहला होता है बेटा एल्किल हैलाइड। पहला क्या होता है? एल्किल हैलाइड। अच्छा, दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा होता है, देखो हमारा क्या लिखा, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड। अभी सबको पहचानने का तरीका बताओ। और तीसरा होता है बेटा बेंजाइलिक। बेंजाइलिक हैलाइड। अब इन सबको अभी हम सीखेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा। जितनी संभावनाएं हैं बेटा, हर संभावनाओं पे हम चर्चाएं करेंगे। ओके सर, ठीक है। अब एल्किल हैलाइड की अगर हम बात करें तो CH3X ये हमारा एक एल्किल हैलाइड है। ये एल्किल ग्रुप हो गया, हैलोजन हो गया। अच्छा सर प्यारे बच्चों, इसको 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन ये 3 टाइप का हो सकता है। कैसे भैया? देखो ये 3 टाइप का, इसमें 3 टाइप होगा। यही इसी तरीके से पढ़ोगे ग्राफिकल, कभी जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। याद रखना यहाँ जितने भी कंपाउंड हमने पढ़े हैं उसमें जो हैलोजन का जिस कार्बन से कंटेन है बेटा, उस कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर था ना, मैंने बताया था। ओके सर, तो भैया सबसे पहले ये कह रहे हैं कि ये 3 टाइप के होते हैं। हमने कहा कौन कौन? ये कहते हैं 1 डिग्री, फिर ये कहते हैं 2 डिग्री, फिर ये कहते हैं 3 डिग्री। इसी को बेटा 1 डिग्री को कहते हैं प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी और 3 डिग्री को टर्सरी हेलो एल्केन। सर ये प्राइमरी हेलो एल्केन क्या होता है? बेटा जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है ना, वो कार्बन अगर एक R या एक CH3 से जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं प्राइमरी। इसका मतलब एक R के अलावा बाकी सब H हो, ये हो गया प्राइमरी हेलो एल्केन। वहीं पर जिस कार्बन से ये हैलोजन जुड़ा है, अगर वो कार्बन 2-2 R ग्रुप कंटेन करे, 2-2 CH3 से जुड़ा हो, तो उसे हम बोलते हैं 2 डिग्री या सेकेंडरी। और जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, अगर वो कार्बन 3-3 कार्बन से जुड़ा हो या 3-3 R कंटेन करता हो, उसे हम बोलते हैं 3 डिग्री। बिल्कुल परेशान मत, ये दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ 1 R, यहाँ 2 R, यहाँ 3 R। याद रखना हम उस एल्किल ग्रुप या उस कार्बन की बात करेंगे जो डायरेक्टली कनेक्टेड हो हैलोजन से। तो ये देखिए यहाँ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ ये। डेट मीन्स हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ कार्बन कैसे हम डिफाइन करते थे कि जिस कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, वो कार्बन अगर 1 कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, वो कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, वो कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मामला एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं भैया एलाइलिक हैलाइड क्या होता है। बेटा याद रखना, तुमको रामबाण तरीका बता रहा हूँ। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, अगर पहला कार्बन, रुको सर मज़ा नहीं आ रहा है सर, फिर से बताइए, ध्यान से सुनो बेटा। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, जैसे मान लो ये हैलोजन है, ये जिससे जुड़ा है ये वाला कार्बन, ये बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हो, और जो सेकंड कार्बन हो वो sp2 में हो। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। सर इसको मिटाइए, खाली पहले डेफिनेशन बताइए। बिल्कुल बेटा ध्यान रखना कि फर्स्ट कार्बन sp3 और बेटा सेकंड कार्बन sp2, ऐसे टाइप के हेलो एल्केन जो होते हैं उन्हें बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। सर मैं नहीं समझा, रुको। ये हमारा हैलोजन है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है ये चारों सिंगल बॉन्ड कंटेन करें तभी तो sp3 बनाएंगे। तो सिंगल बॉन्ड कंटेन का मतलब ये हो गया। तो ये है बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, और सेकंड कार्बन ये वाला, ये डबल बॉन्ड बनाए तभी तो sp2 बनेगा, तब तो जाके बैलेंसी पूरी होगी। तो और ये हो sp2 में। तो बहुत सिंपल है बेटा कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करे, और जो नेक्स्ट कार्बन हो, एडजेसेंट कार्बन हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करे।
करे तो ऐसे टाइप के हेलो एल्केन को हम बोलते हैं बेटा एलाइलिक या एलिलिक हैलाइड। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि सर कहीं कहीं ये ऐसे लिखा है, हेलोजन है, इससे जुड़ा है कार्बन, फिर इससे जुड़ा है और ये डबल बॉन्ड। बेटा ये sp3 ही माना जाएगा। केमिस्ट्री कहती है अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3, यहाँ एक डबल बॉन्ड है ये sp2। तो अगर ऐसे मिल जाए तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा सर नहीं घबराएंगे? नहीं बिल्कुल। ये देखो पहला कार्बन sp3 और दूसरा कार्बन sp2, और प्यारे बच्चों इसी पहले कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ये देखिए ये क्या लिखा है, एलाइलिक कार्बन। ओके सर, अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे सर, बता रहा हूँ। आगे बढ़ने का मतलब तीसरा है बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब भैया बेंजीन रिंग हो, याद रखना बेंजीन रिंग हो लेकिन डायरेक्ट हैलोजन ना कंटेन हो, क्योंकि sp2 आ जाएगा। क्योंकि तुम sp3 पढ़ रहे हो तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा। देखो सर नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। बिल्कुल तुम सब्र करो, मैं एकदम सिखाऊंगा बेटा। देखो ये हमारी रिंग है, बेंजीन रिंग, इससे जो कार्बन हो उससे हेलोजन जुड़ा हो, यानी ये हेलोजन जिससे जुड़ा हो ये कार्बन डायरेक्टली किसमें हो, sp3 में, तो एक को डबल बॉन्ड यहाँ है नहीं, और दूसरा कार्बन यहाँ देखो sp2 में है। और क्योंकि ये बेंजीन रिंग है इस कारण इसे बेंजाइलिक बोल दिए। अगर बेटा ये एरोमेटिक ना होता तो इसे बेंजाइलिक नहीं तब भी एलाइलिक की कंडीशन में ही लाते। मेरी बात को ध्यान से सुनना, सर नहीं समझे, अगर तुमको ये चीज नहीं समझाई कोई दिक्कत नहीं, आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनते हैं, देखो बिल्कुल परेशान मत हो यार, सिखा के रहूंगा भाई। गूगल केमिस्ट्री पे आए हो सीख के जाओगे। देखो पहला कार्बन, जैसे मान लो ये हेलोजन जुड़ा है, पहला कार्बन बेटा किसमें हो, sp3 में हो, और दूसरा कार्बन किसमें हो, sp2 में हो। तो ध्यान से देखिए, इसको पहचानते हैं। आइए हमारे साथ मिलके आप भी मेहनत करिए। ये देखो बेटा ये हेलोजन ग्रुप है, ये जिससे जुड़ा है ये सारे सिंगल बॉन्ड कंटेंट कर रहा है, दैट मीन्स ये sp3। और दूसरा ये देखो ये एक पाई, यानी कि यहाँ पे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है सर, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड कंटेंट गिन लो बेटा, जितने सिग्मा बॉन्ड उतना हाइब्रिडाइजेशन। अगर 4 तो sp3, 3 तो sp2। यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक, और एक ये 2 और एक ये 3, तो sp2 आया। तो प्यारे बच्चों ऐसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक। ठीक, अच्छा सर, और सर एलाइल अगर ऐसा सीन कुछ मिल जाए, मैं सारे संभव क्वेश्चंस आपको यहाँ करा दे रहा हूँ, PYQ जो बनते हैं, जो बने हैं। मान लो सर हमारे पास कोई ऐसा सीन आ जाए और तुम कह सकते हो बेटा ऐसा सीन आ जाए, रुकिए रुकिए सर रुकिए, बिल्कुल बेटा रुका ही हूँ। मान लीजिए सर हमारे पास कोई ऐसा सीन आ जाए तो ये भी बेटा एलाइलिक ही है। क्यों, क्योंकि पहली चीज तो ये जो रिंग एरोमेटिक नहीं है, दूसरी चीज ये हेलोजन जिस कार्बन से कंटेन है ये तो sp3 में ही है, और सेकंड कार्बन देखिए ये sp2 में है, तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो इसे भी हम एलाइलिक हैलाइड ही कहेंगे। सर बेंजाइलिक हैलाइड फिर क्या है, रुको बताता हूँ बेटा। अगर कोई बेंजीन रिंग हो, जैसे देखिए ये बेंजीन रिंग है, इससे जो कार्बन हो sp3 में हो, यानी CH2X। ये देखिए ये हमारा हेलोजन ग्रुप, ये sp3 में है और ये sp2 में है, लेकिन रिंग के साथ है, इस कारण इसे हम बोलते हैं बेटा बेंजाइलिक हैलाइड। अगर यही बेंजीन रिंग ना होती तो इसे हम बोलते एलाइलिक हैलाइड, क्योंकि बेंजीन रिंग थी तो बेंजाइलिक हैलाइड। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे कोई क्वेश्चन यहाँ से गलत होने वाले हैं। और प्यारे बच्चों एक एक नंबर में क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बने हुए हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो मामला आपने क्लियर कर दिया कि कंटेनिंग कार्बन जो sp3 कंपाउंड वाला है उसकी हमने बात की। फ्लैशबैक में चलता हूँ बेटा, दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिड कार्बन। सबसे पहले तो हमने देखा कि भैया मोनो हेलो एल्केन ऑन द बेसिस ऑफ सबसे पहले क्या देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, हेलो एल्केन आर 3 टाइप्स, मोर देन 3 टाइप्स, मोनो, हेलो, डाई, हेलो एंड ट्राई। डाई में हमने 2 केस देखा बेटा, जेमिनल और विसिनल। उसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिड कार्बन। उन हेलो एल्केन की बात करते हैं बेटा जिनमें ये हेलो एल्केन का जो कार्बन है वो sp3 कार हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। उसमें हमने 3 टाइप देखा, पहला देखा एल्किल हैलाइड, दूसरा देखा एलाइलिक हैलाइड, तीसरा देखा बेंजाइलिक हैलाइड। एल्किल हैलाइड में याद रखना कि सारे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होंगे और इस बेसिस पे डिग्री ऑफ कार्बन के बेसिस पे 3 टाइप के होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अगर एक R ग्रुप जुड़ा है बेटा तो प्राइमरी, 2 R जुड़ा है तो सेकेंडरी, 3 R जुड़ा है तो टर्सरी। यहाँ तक मामला क्लियर है। वहीं पर बेटा अगर हम बात करें एलाइलिक हैलाइड की, एलाइलिक हैलाइड के लिए 2 बातें याद रखना, पहला कार्बन sp3, दूसरा कार्बन sp2। हेलोजन से जुड़ा पहला कार्बन sp3, दूसरा कार्बन sp2। बेटा रिंग अगर एलिफेटिक है, एरोमेटिक नहीं है रिंग, तो एलाइलिक होगा, अगर एरोमेटिक हो गया तो बेंजाइलिक होगा। यहाँ तक मामला मेरे शेरों एकदम
क्लियर होगा। मुझे नहीं लगता यहाँ तक तुमको कोई तकलीफ होगी, और वैसे भी ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। और बड़े बड़े बेटा तूफान तो रुक ही जाएंगे, बस तुम एक आग लगा लो सीने में। अच्छा सर ये बात है, हाँ चलो भैया तीसरे क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तीसरा क्या है, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन। अच्छा अब हम उन कंपाउंड की बात करेंगे, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन। अब हम उन कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बात करेंगे जहां कार्बन किसमें हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हो। ओहो, यानी अभी तक हम जो देख रहे थे हेलोजन जिससे जुड़ा था वो sp3 में था। अच्छा सर अब sp2 में, सर इसका क्या होगा। अरे रुको ज़रा बेटा, ये देखो ये हेलोजन है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हो यही है, यही हमारा पाई बॉन्ड कंटेन कर ले, यानी यही 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, यही sp2 हो बेटा। तो ऐसे केसेस में हमने देखो क्या लिखा है, विनाइलिक हैलाइड। क्या नाम है इसका, कुछ लोग वाइनलिक बोलते हैं, तुम्हारी मर्जी भैया, तुम वाइनलिक भी बोल सकते हो, विनाइलिक हैलाइड भी बोल सकते हो, ठीक है। सर इसकी कंडीशंस क्या है, इसकी कंडीशन ये है हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये पहला ही कार्बन sp2 में हो। ओहो ये बात है सर, हाँ। और अगर बेटा ये रिंग है, रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है, ये देखो तो इसे क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड, हेलो एरीन, इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। अब क्वेश्चंस यहाँ से नहीं बनते, कभी नहीं बनते, बता दिया क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते। क्यों सर, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो विनाइलिक बनते हैं, या तो एलाइलिक बनते हैं, या तो बेंजाइलिक बनते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। आओ कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते हैं PYQs के, देखते हैं कि सर क्या होता है। बेटा आपको ऐसे पूछेगा, आपसे ऐसे पूछेगा, कहेगा बताओ ये किस टाइप का हेलोजन है। बेटा पहला कार्बन sp3 है और दूसरा कार्बन sp2 है। केमिस्ट्री कहती है कि ये एलाइलिक पोजीशन की बात हो रही है। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यहाँ कोई दिक्कत होगी, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉमेनक्लेचर। अब बेटा हम नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। वन शॉट है तो वन शॉट की तरह ही चलेंगे, बिल्कुल किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं बचेगा। फिर भी अगर डाउट बचेगा तो चैट सेक्शन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं भैया, तो सबसे पहले तो वही सिंपल सा रूल है, एक नॉमेनक्लेचर लेते हैं, इसमें कुछ रॉकेट साइंस जैसा है नहीं। CH3 CH2 CH2Br जनाब कहते हैं कि इनका नॉमेनक्लेचर करिए। आइए दिखाता हूं इनका नॉमेनक्लेचर। देखो बेटा सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारा हेलो ग्रुप होता है ना भाई, दो चीज होती है, एक होता है बेटा सफिक्स, एक होता है परफिक्स। देखो यहाँ पे मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, ये कह रहा है बेटा ये जो हेलोजन होते हैं ये एज ए परफिक्स यूज होते हैं। मतलब भैया ये जो हेलोजन है प्रफिक्स मतलब पहले, तो पहले हम Br के लिए क्या लिखेंगे, ब्रोमो। क्या लिखेंगे, ब्रोमो, ठीक है। कितने कार्बन है बेटा, 1 2 3, सबसे लंबी चेन लेते हैं तो इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो प्रोपेन। सर ये प्रोपेन क्यों लिखे बेटा, 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्डेड है इसलिए एन लगाया तो प्रोपेन। हाई स्कूल में सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, इसलिए यहाँ बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा क्या सर कॉमन नेम भी एग्जाम में आता है, बहुत मुश्किल है, ज़्यादातर आपसे यही पूछता है, ठीक। अब कुछ लोग कहते हैं सर ये यन प्रोपिल ब्रोमाइड क्या लिखा है, इसका कॉमन नेम अगर हम बात करें, इसका कॉमन नेम थोड़ा सा डिस्कस कर दें, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। ये यन प्रोपिल ब्रोमाइड क्यों लिखा है सर, यन प्रोपिल ब्रोमाइड क्यों लिखा है, बेटा मेरी बात सुनो। नॉर्मल हेलोजन जुड़ा है, नॉर्मल प्रोपेन है, ये हमारा मेन मान लिए ब्रोमाइड और इसको मान लिए एक एल्किल सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में, इसलिए इसका नाम है एन प्रोपिल ब्रोमाइड। ये कॉमन नेम है, CN है, ये आयुपेक नेम है। आपको क्या पढ़ना है, दोनों जानना जरूरी होता है, ठीक है। वहीं पर प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने एक और कंपाउंड लिया है, ये पहला कंपाउंड था, मैं सारे कंपाउंड करवा दे रहा हूँ कैसे। यहाँ पे जो कंपाउंड है ये कहते हैं CH3 CH Cl और फिर CH3, इसका नॉमेनक्लेचर पहले IPSC करते हैं। केमिस्ट्री कहती है सबसे पहले आप फंक्शन ग्रुप छांटो, ये क्लोरीन, उसके बाद नंबरिंग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही है। अब 2 नंबर पे क्लोरो है तो लिखोगे क्या, 2 क्लोरो,
ठीक है, तीन कार्बन है तो प्रोप होंगे, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, प्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन, ये इसका आइयूपैक नोमेनक्लेचर हो गया। वहीं पर प्यारे बच्चों अगर हम बात करें इसके कॉमन नेम की तो ये आइसोप्रोपिल है। सर ये आइसो क्यों लगा? बेटा जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो दोनों तरफ CH3 कंटेन कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? आइसो। तो इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपिल। इसका नाम क्या होगा बेटा? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ये कॉमन नेम है, यहाँ बहुत रिसर्च की जरूरत नहीं है कि ये कैसे आया। ठीक, आइसो वर्ड क्यों लगेगा? जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन दो कार्बन से दो CH3 से जुड़ा है, इसलिए यहाँ पे आइसो वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। सर ये तो क्लियर है। ठीक है, ये कैसे क्लियर हुआ? क्योंकि बेटा यहाँ पे आइसो इसलिए है, दो जुड़े हैं और दोनों क्या हैं? टोटल 3 कार्बन हो प्रोपिल। अगर टोटल 4 कार्बन होते और ऐसा ही सीन बनता, इस H की जगह CH3 लगा देते तो आइसोब्यूटिल हो जाता। क्या हो जाता? आइसोब्यूटिल। अगर इस H की जगह CH3 लगा दें तो आइसोब्यूटिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 ही कार्बन है तो प्रोपिल हुआ। सर क्या बता रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पाया। बेटा आगे चलता हूँ, और या तो रुको, इसको थोड़ा छोटा कर लो, सब समझाऊंगा, काहे परेशान हो तुम लोग? सब कुछ समझाऊंगा बेटा, सब कुछ समझाऊंगा, समझाने ही आया हूँ। ठीक, बिल्कुल समझाने ही आया हूँ। चलिए सर आप क्या बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा था बेटा, जैसे वहाँ तीसरा कंपाउंड लिया गया है, क्या लिया गया है? CH3C, और यहाँ पे Cl, शायद यही है। नहीं ये नहीं है, रुकिए, यहाँ पे लिया गया है CH3 और यहाँ पे क्या है भाई? H है। अच्छा कुछ ऐसा ही है क्या? हाँ, और यहाँ पे लेते हैं CH2Cl। कहते हैं सर इसका नोमेनक्लेचर करिए। पहले तो बेटा हम आइयूपैक नोमेनक्लेचर करेंगे। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को गोला कर दो, नंबरिंग कर दो 1 2 3। तो बेटा सबसे पहले देखो 1 नंबर पे क्लोरो है, C से शुरू होता है, और 2 नंबर पे ये मेथिल सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो हम क्या करेंगे? क्या लिखेंगे बेटा? 1 तो लिखते नहीं, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे क्लोरो। क्या लिखेंगे? क्लोरो, क्योंकि 1 हम नहीं लिखते, या लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 क्लोरो। 2 नंबर पे क्या है? मेथिल, तो 2 मेथिल, 1 क्लोरो 2 मेथिल। ठीक है, अब बेटा 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे? प्रोपेन। क्या लिखोगे बेटा? प्रोपेन। तो कॉमन नेम के पीछे बहुत परेशान नहीं होना है। फिर भी अगर इसके कॉमन नेम की बात करें, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। ये आइसो वर्ड कहाँ से है? ये देखो, ये देखो यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे 2 डिग्री वाला केस जनरेट हुआ ना, ये देखो। अगर इसके रेफरेंस मिले तो ये आइसो, ऐसे क्या बोलते हैं? आइसो। ठीक है, नियो कब बोलते हैं? जब यहाँ पे बेटा यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे एक और CH3 होता। ठीक है, तो इस कार्बन के लिए ये आइसो है, तो इसका नाम क्या हो गया? देखो आइसोब्यूटिल क्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं, कॉमन नेम एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में आइयूपैक नोमेनक्लेचर ही आता है। अच्छा सर, वहीं पर बात करें बेटा हम हेलोरीन के नोमेनक्लेचर की, तो हेलोरीन का हम हेलोरीन में देख लेंगे, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। ब्रोमोबेंजीन यहाँ पे 1 नंबर 3 नंबर पे लगा है, नोमेनक्लेचर सबका सिमिलर ही है, तो बहुत अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा सर, तो भैया कुछ नोमेनक्लेचर यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, आइयूपैक नोमेनक्लेचर, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं करवा दे रहा हूँ, 1 2 जो आपके लिए ज़रूरी है। बाकी IPSC नोमेनक्लेचर बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, अलग से 2 सेशन 3 सेशन लेके 1 शॉट में आपको दे दूंगा। चलिए, जैसे यहाँ पे लिखे हैं, ये लिखते हैं जनाब CH3। कुछ करवा दे रहा हूँ जिससे आपके मन में डर वर न रहे भैया कि सर ये तो बड़ा कठिन लग रहा है। CH है और CH के बगल Cl लिखा है बेटा, और Cl के बगल लिखा है CH3। अब कुछ लोग घबरा जाएंगे, सर जी ये क्या पूछ लिया? अरे बेटा ये कुछ और थोड़ी नहीं पूछा, इसको तरीके से लिखो। ये है हमारा CH3, ये है हमारा CH2, ये है हमारा CH, इससे जोड़ दो Cl, इससे जोड़ दो CH3। नोमेनक्लेचर करो। सर सबसे पहले क्या करें बेटा? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को गोला कर लो। अब सर नंबरिंग 1 2 3 4। सर इधर से कर दें तो कोई गुनाह? बिल्कुल गुनाह, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जल्दी मिलना चाहिए। 2 नंबर पे इधर से करोगे 3 नंबर मिलेगा। अब 2 नंबर पे क्लोरो है तो इसका नाम क्या होगा बेटा? 2 क्लोरो। बिल्कुल सर, 4 है तो बेटा ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। देयर इज नो नीड ऑफ मोर, है ना, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, नाम सुना ही होगा। बिल्कुल सर, नाम तो सुना ही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 करवा दे रहा हूँ। PYQ सब इसी में कवर हो जा रहे होंगे बेटा। ठीक है, कुछ ऐसा करवा रहा हूँ जो तुमको दिक्कत होती हो थोड़ी बहुत। तो ये कंपाउंड है एक हमारा CH2 डबल बॉन्ड CHCl। जनाब इसका नाम बताइए। बिल्कुल बताया जाएगा भैया, बिल्कुल। ये देखो हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। 1 नंबर पे ईन लगा है तो लिखना जरूरी होता नहीं, क्लोरो लगा है। सबसे पहले प्रीफिक्स में
क्लोरो, और भैया डबल बॉन्ड है तो इथीन। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो एथेन लिखते, डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, इथीन। क्वेश्चन नंबर 3 सर एक आध और करवा दीजिए प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल बेटा करवा दे रहा हूँ, ये करवा दूँ, हाँ सर यही करवा दीजिए। देखो CH2Cl2, सर ये क्या लिखा है, ये कुछ और नहीं लिखा है, बस ऐसे लिखा है, ये ऐसे एक ही नंबर पे बेटा 2 बार क्लोरीन जुड़ी है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो एक ही कार्बन पे, ध्यान से देखिए यही वाला कंपाउंड था, तो कितने क्लोरीन है, 2, तो हम क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो, और एक कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन, डाई क्लोरो मीथेन। क्लियर है, ओके सर। तो बहुत ज़्यादा इस पे घबराने की जरूरत नहीं है कि सर क्या पूछेगा कैसे पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, कहते हैं कि इनका नोमेनक्लेचर करिए, तो ये सब आप देख लीजिएगा बेटा। यूपी बोर्ड में खासकर इंग्लिश मीडियम और CBSE बोर्ड में भी यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कुछ संशय है, 1-2 क्वेश्चंस और हम देख ले रहे हैं जिससे आपको कुछ भी दिक्कत ना हो, प्रैक्टिस करिएगा। जैसे यहाँ पे हमारे सामने क्या लिखा है देख लीजिए, यहाँ पे लिखते हैं, मैं यही करवा दे रहा हूँ, जो थोड़ा तुमको कठिन लगे वो सब करवा दे रहा हूँ। CH3 का होल थ्राइस लिखते हैं बेटा, उसके बाद ये लिखते हैं C, और फिर ये लिखते हैं CH2Br। कहते हैं जनाब इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, हम कहते हैं भैया हम डरने वाले नहीं हैं, चलो C और C से भैया 3 CH3 जोड़ दो, 1 CH3, 2 CH3, 3 CH3, और फिर कहते हैं CH2, और फिर कहते हैं Br। कहते हैं जनाब नोमेनक्लेचर करिए, तो ठीक भाई कर दिया जाएगा। पहले फंक्शनल ग्रुप छांट लो। अब चेन 1 2 3 1 2 3, ये तो है नहीं, यहाँ फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3, ऊपर जाएं तो भी 3, ठीक है। ये हमारी मेन चेन हो गई बेटा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये देखिए यही क्वेश्चन हमने यहाँ से लिया है। अब 1 नंबर पे बेटा ब्रोमो है तो क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो, बिना कुछ सोचे। 2 नंबर पे 2 मेथिल है तो हम क्या लिखेंगे, 2 डाई मेथिल, क्या लिखेंगे, 2 डाई मेथिल, ठीक है। उसके बाद बेटा 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोपेन। कुछ लोग कह रहे हैं सर जी यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा, अरे बेटा ब्रैकेट में ये लिखा है कि ये 1 डिग्री है, कहाँ है, क्योंकि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन बस एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है 1 डिग्री। क्लियर, तो ये हमारा नोमेनक्लेचर का पोर्शन हुआ खत्म। मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलूँ, ठीक है, कि मतलब कैसे क्या होता है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन भैया, अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ी वो बहुत ज़रूरी नहीं थी। अब हम बात करते हैं बेटा नेचर ऑफ CX बॉन्ड की। क्या बात करते हैं, नेचर ऑफ CX बॉन्ड की। बहुत ज़्यादा देर यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते। ये समझने वाली बातें हैं बेटा कि अगर हम CH3 को थोड़ा ओपन करके लिखें तो ये कुछ ऐसे होगा। और आप सभी को एक बात पता है कि हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पार्शियली नेगेटिव, तो पोलैरिटी तो है ही भैया ठीक ठाक, हाँ बिल्कुल सर पोलैरिटी तो है ही। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 होता ही है, बिल्कुल सर, ये भी बातें क्लियर है। तो सर ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि जितना हैलोजन, मेरी बात को समझना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कार्बन एटम पॉजिटिव पार्शियल बियर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, व्हेयरएज हैलोजन एटम बियर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब मेरी बात सुनो, ये कह रहा है सबसे ज्यादा बढ़िया बेटा, सबसे ज्यादा बढ़िया। ये देखो क्या लिखा है, एज वी डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेस, फ्लोरीन इज स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन एटम इज लार्जेस्ट। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि भैया इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, और बॉन्ड लेंथ के साथ साथ बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, और बॉन्ड एंथैल्पी के साथ साथ इनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। और प्यारे बच्चों यहाँ से CBSE क्वेश्चन पूछती है, यूपी बोर्ड तो यहाँ से नहीं पूछती, लेकिन CBSE यहाँ से जरूर पूछती है। अच्छा सर, तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉन्ड लेंथ की। सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं बॉन्ड लेंथ की, और भाई समझना जरूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पहले हम बात कर लेते हैं CH3F की, फ्लोरो एल्केन। फिर हम बात कर लेते हैं CH3Cl की, क्लोरो एल्केन। फिर हम बात कर लेते हैं CH3Br की, ब्रोमो एल्केन। फिर हम बात कर लेते हैं CH3I की, आइडो एल्केन, एल्केन कहो या मीथेन कहो। ओके सर, यानी कि अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, अब हम बात करते हैं कि अलग अलग हैलोजन लिए, ऊपर से नीचे जाएंगे साइज तो बढ़ेगी ही, ये छोटी, ये थोड़ी बड़ी, ये और बड़ी, और ये सबसे बड़ी। प्यारे बच्चों जैसे जैसे साइज बढ़ेगी बॉन्ड लेंथ भी तो बढ़ेगी, न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी तो बढ़ेगी। कार्बन की साइज तो सिमिलर है, लेकिन फ्लोरीन से क्लोरीन की कम है ना, मेरे सॉरी
फ्लोरीन से क्लोरीन की ज़्यादा, फिर ब्रोमीन की और ज़्यादा, आयोडीन की और ज़्यादा। तो नीचे आने पे साइज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है। बेटा साइज़ बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइज़ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BL। जैसे जैसे साइज़ बढ़ रही है बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है। तो ये देखो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है, सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ फ्लोरीन की है, कितनी है भैया, 139। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 139 पिकोमीटर है ना। इसकी 178 पिकोमीटर, इसकी 193 पिकोमीटर, इसकी 214 है ना, 214 पिकोमीटर। तो ये ऑर्डर कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, खासकर CBSE में पूछता है, और अगर आप JEE या नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपसे भी ये पूछा जा सकता है। अच्छा सर आगे बढ़िए। आगे बढ़ता हूँ बेटा, तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ। सेम चीज़ क्या है सर, CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। तो सबसे पहले हमने बात की किसकी बेटा, बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ में हमने देखा कि भैया इसका कितना था, लिख दे रहा हूँ 139। सेम चीज़ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, 178, 193, 214। क्लियर है। वहीं पर प्यारे बच्चों हम बात करें अगर बॉन्ड एंथैल्पी की, बॉन्ड एनर्जी की, तो बेटा तुमको एक चीज़ बता दूँ, घबराइएगा मत, एक चीज़ ये बता दूँ कि भैया जितनी दूरी कम रहेगी तोड़ने में उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। जितनी दूरी कम रहेगी तोड़ने में उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि यहाँ दूरी कम है तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने में लगेगी 452। अब वैल्यू किसी को याद नहीं रहता, वैल्यू ये समझाया जा सकता है बेटा कि कैसे यहाँ ज़्यादा एनर्जी लगेगी। देखिए ये हमारा कार्बन की साइज, ये फ्लोरीन की मजबूत बॉन्ड है, तोड़ोगे तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी ना। लेकिन बेटा जब मिसमैचिंग साइज की रहेगी, ये हमारा कार्बन, ये बड़ा आयोडीन, कोई संपर्क नहीं, तोड़ने में इजीली टूटेगी ना, इसलिए बॉन्ड एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है। और यहाँ पे क्या था, धीरे धीरे बॉन्ड एनर्जी, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ती थी। अब बात करते हैं सर एक्सेप्शन है, बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप पढ़ने जा रहे हो बेटा। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट में तो कुछ अलग ही खेल चल रहा है, रुको पहले लिख लो। डाइपोल मोमेंट को हम डिवाई में मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पे बेटा सबसे पहले 1.847 लिखने देना, ट्विस्ट दिखाऊंगा, 1.860, अच्छा 1.830, अच्छा 1.636। या सर सबसे ज़्यादा किसका है बेटा, यही तो फंसते हैं आके बच्चे, सबसे ज़्यादा क्लोरीन चर्चा का है। ये देखो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका। पहले ऑर्डर लिख दूं, पहले ऑर्डर लिख दूं क्या होना चाहिए, फिर थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा कि क्यों ऐसा हुआ। तुम बिल्कुल मत घबराना, सिखा के भेजूंगा बेटा। गूगल केमिस्ट्री पे आए हो, ध्यान से देखना। सबसे पहले किसका होगा, सबसे ज़्यादा CCl बॉन्ड का होगा, फिर CF का होगा, फिर CBr का होगा, फिर CI का होगा। ये ऑर्डर थोड़ा दिमाग में रख लेना, अगर ना भी समझ में आए तो इसको रट लेना। लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है, आप पढ़ाएं और समझ में ना आए। एक कोशिश तो ज़रूर करूँगा तुमको समझाने की, मजाक थोड़ी ना भाई, गूगल केमिस्ट्री पे आए हो। बिल्कुल सर एक कोशिश करिए ना सर, बिल्कुल बेटा करने जा रहा हूँ। देखो चलो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्लोरीन की क्यों ज़्यादा होती है। जो डाइपोल मोमेंट होता है बेटा, जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका फार्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू, एक मिनट, उसका फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू E इंटू डी। म्यू इज इक्वल टू E इंटू डी। ये क्या करता है भैया, ये कहता है कि हमको इस चीज़ से नहीं मतलब है कि माइनस है कि प्लस, हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है। अच्छा अब भैया चार्ज की अगर बात करें तो फ्लोरीन पे नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, क्लोरीन पे थोड़ी कम होगी, है ना, ब्रोमीन पे और कम होगी, आयोडीन पे और कम होगी। लेकिन डिस्टेंस की अगर बात करें तो क्लोरीन पे डिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो प्यारे बच्चों जब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो म्यू की वैल्यू आती है वो इसमें सबसे ज़्यादा आती है। इसका मतलब सर बेटा हो सकता है फ्लोरीन की निगेटिविटी जितना हो, मैं थोड़ा सा अगर आपको ले चलूँ तो फ्लोरीन की निगेटिविटी शायद 4.0 होती है और क्लोरीन की 3.5 होती है। ठीक है, ब्रोमीन की मान लो 3 के आसपास होती है, इसकी 2.5 के आसपास होती है। ठीक है, आपको मैं ऐसे समझा रहा हूँ बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे डाइपोल मोमेंट में सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी आई, यानी ई इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है इन सब की, उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की है। लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो ज़्यादा है पर डिस्टेंस यानी कि साइज कम है, तो दोनों का जो योग आया वो इन कंपेयर टू क्लोरीन कम आया। अब आप बोलोगे सर उस हिसाब से तो ब्रोमीन की साइज और बहुत बड़ी है, तो सर इसमें भी बात ज़्यादा आना चाहिए, बट बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काफ़ी कम है, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड यानी जो वैल्यू आएगी वो क्लोरीन में सबसे ज़्यादा आएगी, तब फ्लोरीन में आएगी, तब ब्रोमीन में, तब आयोडीन में।
तो यहाँ से हमको पता चला कि CCl क्लोरीन यानी हेलो एल्केन में क्लोरो एल्केन का जो डाइपोल मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा होगा। क्यों भैया? क्योंकि डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू इन टू डी। ई का मतलब बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, डी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तो क्लोरीन की साइज भी बड़ी है, ठीक ठाक इलेक्ट्रोनिगेटिव भी है, इस कारण इसका ज्यादा होगा। सेम क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कुछ लोग कहेंगे सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बेटा साइज तो छोटी है। बेटा ब्रोमीन की साइज बड़ी है लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काफी कम है। तो क्लोरीन में दोनों ठीक ठाक हैं, दैट इज द रीजन कि इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, आप एक बात याद कर लो, क्या भैया कि CCl का ज्यादा होता है, CF का कम होगा, CBr का और कम होगा, CI का और कम होगा। ये क्वेश्चन बेटा नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, बन चुका है नीट में कई बार। ठीक, यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बहुत मुश्किल है बनना। ठीक, सारी चीजें बताते चल रहा हूँ बेटा, ऐसे पढ़ोगे ना तुम भी कहोगे हाँ सर मज़ा आ गया। और मैं बस इसी कोशिश में हूँ बेटा कि तुमको मज़ा ही आए। ठीक है, सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक, चलो मामला क्लियर है यहाँ तक, सारे बच्चों को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी के साथ बेटा तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट भी हो गया क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जिसका तुम्हें था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। ठीक है, जिसका तुम्हें था इंतजार। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं अब प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ओके ना स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तो बड़े इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, बड़े इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन यहाँ पे मिलती है। सर कैसे मिलती है एक बार बताइए। चलिए बिल्कुल बताते हैं। तो सबसे पहले एक खूबसूरत सी हेडिंग लगाते हैं बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये जो सेशन मेरे द्वारा लिए जा रहा है ना, वन ऑफ द बेस्ट सेशन होंगे बेटा। 2 घंटे में पूरी हेलोरीन की छुट्टी कर दोगे, छुट्टी, उसके बाद हेलोरीन की भी छुट्टी कर दोगे अगले 1.5 घंटे में। ऐसे पढ़ो यार, तबाही मचा दोगे। चलो सर फिर से बताइए सर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बेटा हम यही बात करते हैं कि भैया ये जो हेलो एल्केन है ये बनेगा कैसे। तो हम कहते हैं बेटा बनाएंगे, काहे परेशान हो, पहले ये कहते हैं कि हम एल्कोहल से बनाएंगे, फ्रॉम एल्कोहल। और यहाँ पे 5 रिएक्शन है, पांचों तुमको एक साथ पढ़ाऊंगा, छुट्टी कर दूंगा बेटा कॉन्सेप्ट की। पहली रिएक्शन कहते हैं जब एल्कोहल की रिएक्शन बेटा, जब एल्कोहल की रिएक्शन किससे होती है? HCl से, हाइड्रोजन हैलाइड से। किससे? हाइड्रोजन हैलाइड से। किसकी उपस्थिति में? सर जी ZnCl2 के उपस्थिति में। अच्छा सर इसको तो मैं पहचानता हूँ, वो वाला गाना याद आ रहा है सर, एक हसीना थी एक दीवाना। नहीं ऐसा कुछ नहीं याद करना। तुमको मज़े की बात बताऊँ? हाँ सर बता दीजिए प्लीज़। मज़े की बात बताऊँ? हाँ सर प्लीज़ बता दीजिए। लो भैया सुनो, ये जो ना कंसंट्रेटेड HCl होता है और एनहाइड्रस ZnCl2 होता है। हाँ सर जल्दी बताइए बेटा। ये ल्यूकास रिएजेंट है, ये ल्यूकास रिएजेंट है, नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल सर। तो क्या सर ये भी ल्यूकास रिएजेंट है? काहे नहीं होगा भैया, डिहाइड्रेशन कराता है सर। ये तो बदनाम है अल्कोहल के डिस्टिंग्विश के लिए। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की जब बात आती है डिफरेंशिएशन की, सर हम लोग वही याद करते हैं ल्यूकास रिएजेंट। अच्छा, हालांकि सर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे इतना जानो कि ये एनहाइड्रस ZnCl2 क्या कराएगा? डिहाइड्रेशन कराएगा। सर जी डिहाइड्रेशन कैसे होगा थोड़ा बताइए। अरे देखो प्यारे बच्चों, HOH निकल जाएगा। ओहो, और वो मिल गया जिसकी तलाश थी RCl प्लस H2। ये तो सर मजा आ गया, बन गया हेलो एल्केन। ये सर इतना आसान था। हाँ बेटा ऐसे ही सब आसान है। अब एग्जाम में कन्वर्जन आएगा, व्हाट हैपन, घबराना मत। क्या होता है जब एल्कोहल की रिएक्शन HCl से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2? तुम कहोगे भैया हम तो गूगल केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, हमको क्या ही फर्क क्या होता, हम तो चुटकियों में कर देंगे। चलो दूसरा कहते हैं बेटा यार OH है, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन भैया NCERT में है तो मैं वन शॉट मतलब वन शॉट है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है तुमको सिखा दूंगा। इसको अगर तुम स्किप भी कर दोगे तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हैं ऐसा सीन है और क्या बनेगा भैया हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, एकदम डरे हुए हैं, कह रहे हैं ऐसा सीन मिल गया हमको। तो भैया सबसे पहले तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले तो तुमको ये देखना है बेटा कि पानी जरूर निकलेगा, क्योंकि H2SO4 भी जो होता है ये डिहाइड्रेशन कराता है। अच्छा सर अगर ये कंसंट्रेटेड हो तो ये भी डिहाइड्रेशन कराता है, बिल्कुल। लेकिन सर कहाँ से निकलेगा, ये तो मुद्दे की बात है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा कैमरा मैन अगर फोकस करो तो 2 हाइड्रोजन। हाँ सर यहाँ से एक OH और एक H अगर निकाल दूँ तो पानी निकल जाएगा। तो ठीक है चलो यहाँ देख लेते हैं। अब बेटा ध्यान से देखना, R और Br, ये देखो RBr। ओहो, ये तो सर बन गया जिसकी तलाश थी, ये तो बन गया ब्रोमो एल्केन।
हाँ रुको ज़रा, सब्र करो। ये NaHSO4, NaHSO4। वाह सर वाह, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, बड़ी आसान रिएक्शन है सर। हम तो डरते थे ऐसे रिएक्शन से। नहीं नहीं नहीं, राहों में जिनसे मुलाकात हो गई, जिससे तुम डरते थे वही बात हो गई, वही बात करवाने आया हूँ बेटा। ध्यान से देखना, ROH प्लस HCl। अच्छा सर, ये तो पहली रिएक्शन हो गई। हाँ बेटा, ल्यूकास रिएजेंट है ये, डिहाइड्रेशन कराया भैया, H2H निकल गया, RCl बचा। ओके सर, यहाँ से क्या हुआ, OH और H ये भाग गए, कहे भैया हम तो निकलेंगे पानी बन के। अब ये Br कह रहा है कि R के साथ जुड़ जाऊं सर। हाँ, क्या मिला, ब्रोमो एल्केन। नाम तो सुना ही होगा, हेलो एल्केन है। हाँ भैया, भाई भाई है। तीसरी रिएक्शन पे चलिए। सर हमको नहीं समझ में आया, सर हमको नहीं समझ में आया। रुको, मैं किसी बच्चे का कन्फ्यूज़न लेके जाने ही नहीं दूंगा यार। समय भले 2 के बजे 2:30 लग जाए, पर आज के बाद दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके सर, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं भरोसा कर सकता हूँ। अच्छा, ये देखो, एक ROH एल्कोहल, इसकी रिएक्शन HCl से किसकी उपस्थिति में, ZnCl2। पूरी कहानी तुमको बता ही दिया। होगा क्या, हमको क्या पता क्या होगा, आप जानिए सर, हम थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं। ये देखो, H2O निकल जाएगा। ओहो सर, ये बनेगा RCl, ये बनेगा बेटा HOH। वाह सर, ये तो वक्त बदल देने वाली रिएक्शन थी, जज्बात बदल दिया। B दूसरी रिएक्शन है, फिर से कह रहे हैं सर हम एल्कोहल ले लें। बिल्कुल ले लो भैया। उसके साथ ये क्या कहते हैं, देखो जरा NCERT में कहते हैं सर NaBr ले लो। ठीक है, ले लो, तुम्हारी मर्जी। फिर ये क्या कहते हैं, कहते हैं सर अब हम H2SO4 लेंगे। और आप बताइए थोड़ा क्या बनेगा। बहुत ट्रिक सिखा रहे थे बच्चों को, अब बताइए क्या बनेगा। बिल्कुल बता दूंगा। देखो सर, हमको क्या करना है भैया, इस पे फोकस करो कैमरामैन। अगर ये कंसंट्रेटेड हो तो ये डिहाइड्रेशन कराएगा, यानी पानी तो निकलेगा ही बेटा। यहाँ से भी पानी निकला है। ओहो, तो कहाँ से निकलेगा ये, कैमरामैन फोकस करो। 2 H है, OH यहाँ, 1 H यहाँ। ओ सर, मज़ा आ गया। बचा क्या बेटा, HSO4। और ये ने गया, कहा भैया हम तुमको अधूरा नहीं जीने देंगे। अच्छा ठीक है, हम बनाएंगे NaHSO4। अच्छा, यहाँ Br अकेले कह रहा है, R मैं आ जाऊँ। हाँ भाई तू आ जा। तो RBr, ब्रोमो एल्केन। नाम तो सुना ही होगा, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ओके सर, तीसरी रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, 3ROH। ओ सर, 3 कैसे लिए, हमको सर कैसे पता चलेगा 3। पहले रुको जरा, पहले हम ROH लिए। अच्छा, इसकी रिएक्शन PX3 लिया है ना सर, हम X3 न लेकर Cl लिख दें, हमको पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। चलो भैया, तुम्हारी मर्जी, PCl3। अच्छा, तुमको अच्छा लगता है। हाँ सर, क्या होगा सर आप बताइए। 3 क्लोरीन है, अगर थैलो एल्केन बनाओगे तो 3 क्लोरीन है तो 3 R भी होना चाहिए। चलो लिख लिए, खुश हो गए। हाँ सर, खुश हो गए। अब क्या करोगे ज़रा बताओ। कुछ लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देंगे, हम लोग गूगल केमिस्ट्री के बच्चे हैं भैया, ट्रिक पे चलेंगे, ट्रिक पे। सर जी कैसे, इसको मिटाओ, चलो अगले पन्ने बताता हूँ। इसको मिटाओ, चलो अगले पन्ने बताता हूँ। सर जी कैसे, लो C वाली रिएक्शन थी ना, कौन सी रिएक्शन थी, C वाली थी ना। आओ देखो, ये हमारा एल्कोहल, इसकी रिएक्शन किससे करानी बेटा, PCl3 से। अच्छा, ये 3 क्लोरीन है तो यहाँ सर 3 लेना पड़ा। अच्छा, ट्रिक बताऊँ। हाँ, ये देखो ROH कैसे लिखो, ROH यहाँ 3, PCl3 कैसे लिखोगे, ये 1 Cl। क्या सर आप भी मजाक करते हैं, फर्जी बताते हैं। रुको बेटा, एक Cl, 2 Cl, 3 Cl। अच्छा, अब क्या करेंगे सर हमको बताइए। कुछ कांड करेंगे, और क्या करेंगे। ये देखो, ये इसको हम इकट्ठे क्या लिख सकते हैं, 3RCl। अच्छा, ये क्या बना, 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 1 फास्फोरस। सर रीअरेंज करिए, H3PO3। वाह भाई, फास्फोरिक एसिड। वाह सर, आपने तो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। बेटा जितना ट्रिक बता रहा हूँ ना, याद रखना, रामबाण तरीका है सब, नंबर पूरे मिलेंगे एग्जाम में। अच्छा, चौथा क्या होता है सर, D। हाँ D। आगे बढ़िए सर। सर इस बार हम PCl5 लेंगे, हम ऐसे नहीं मानेंगे। अच्छा ठीक है, ले लो भाई। ये कहते हैं ROH। अब कुछ लोग जानते हो क्या कहेंगे, सर जी यहाँ PCl5 है तो 5 ले लीजिए ना, इसको नहीं लेंगे, हमारी मर्जी, हम नहीं लेंगे। अच्छा सर कैसे करेंगे फिर, रुकिए, ROH PCl5। सर हम नहीं लेंगे जैसे आप बोल रहे हैं। अच्छा, तुम नहीं लोगे, ट्रिक बताऊं। हाँ सर बता दीजिए, बता दूं पक्का। चलो देखो, ROH PCl5 ऐसे लिखना जैसे बता रहे हैं। अच्छा,
और भैया करा देना मार। ये देखो, ये कहे हम अलगे हम अलगे, ये कहे हम अलग जा रहे हैं हम अलग जा रहे हैं, तुम जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। तो ये कहे RCl बन गया, ये देखो। ये कह रहे हैं HCl बन गया, ये देखो। ये कह रहे हैं POCl3 बना लिए भैया, जिसको तकलीफ हो अपना अपना देख लेंगे। तो ये बड़ा खूबसूरत सा कंपाउंड बना हेलो एल्केन, ये बड़ा खूबसूरत सा कंपाउंड बना हेलो एल्केन। अरे सर ये तो मज़ेदार तरीका आप पढ़ा रहे हैं, रुको ज़रा सब्र करो, ये सब कन्वर्जन इम्पोर्टेंट है। एक बात बताऊं तुमको, हाँ सर बताइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बात ये है ना बेटा, ये जितने कन्वर्जन तुमको पढ़ाया हूँ ना अभी अभी अभी, इसमें एक को छोड़ करके ना सब इम्पोर्टेंट है। वो सर एक कौन है प्लीज़ सर ये बता दीजिए। बेटा वो एक वही था जो ये वाला है, NaBr, ये वाला नहीं पूछता, बाकी सब पूछता है, ठीक है। ई पे चलते हैं। ई क्या कहता है बेटा, पांचवी रिएक्शन ये कहता है हमारे पास, ये देखो एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन कराते हैं फास्फोरस की उपस्थिति में। अच्छा, और कैसा है फास्फोरस, रेड है, और यहाँ पे H2 यूज करते हैं। जनाब जल्दी बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉरी H2 नहीं X2 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, रुको रुको रुको, ये कहते हैं हमारे पास रेड फास्फोरस है, इसकी रिएक्शन H2 के उपस्थिति, X2 हेलोजन, कहते हैं क्या बनेगा। अरे भैया H, यहाँ ध्यान से देखना क्या बनेगा। सबसे पहले तुमको बस भैया प्रोडक्ट पे फोकस करना, किस पे, प्रोडक्ट पे फोकस करना। तो क्या बनेगा, बनेगा सर RX, देयर इज नो नीड ऑफ मैकेनिज्म। कैसे हुआ सर, अरे बेटा यहाँ पे 2 X था, एक X आया, इस OH को रिप्लेस कर दिया, तुम्हारा काम हो गया, भाड़ में जाए साइड प्रोडक्ट। क्या मतलब है, अब हम चलते हैं बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नाम तो सुना ही होगा, डार्जन रिएक्शन। सर ये तो नेम रिएक्शन है। हाँ बेटा ये नेम रिएक्शन है, वन शॉट की जरूरत थी ना तुमको, लो वन शॉट। चलो ये सुंदर सा एल्कोहल, इस सुंदर से एल्कोहल की रिएक्शन करा दिए थायोनिल क्लोराइड से, बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE, UP, नीट, JEE सब के लिए। इन द प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन, ये देखो सर जी, हाँ बताओ ये पिरीडीन क्या करता है। अरे बेटा ये कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट क्या होते हैं, which enhance the rate of reaction by decreasing activation energy। ओ सर इसका मतलब कैटालिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देते हैं। बिल्कुल यू आर एग्जैक्टली राइट, है ना, यू आर एग्जैक्टली राइट। अच्छा सर कैसे करेंगे, बेटा मैं हूँ ना, जब तक गूगल केमिस्ट्री जिंदा है कोई भी बच्चा ऑर्गेनिक में घबराएगा नहीं। ये देखो ROHSOCl2। अब भैया सांप सीढ़ी क्या लेते हैं, हाँ ये देखो, ये खट प्रोडक्ट लिखो RCl, अच्छा HCl, अच्छा SO2। वाह सर मजा ला दिए, मजा ला दिए, एकदम मजा आ गया। अब बताओ कठिन है, ये वाले इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, इस वाले को हल्के में मत लेना बेटा, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये वाला बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़े। सर जी जो पहली रिएक्शन पढ़ाए थे, मुझे लग रहा है कि अगर हम रेफरेंस बुक पे नज़र डालें, सर ये पहली वाली रिएक्शन तो बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है। बेटा रेफरेंस बुक में इसी को हम कहते हैं ग्रुप प्रोसेस। क्या नाम देते हैं, ग्रुप प्रोसेस, पहली वाली रिएक्शंस को। अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला इंपॉर्टेंट नहीं था, तीसरा चौथा ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है, चौथा भी नहीं था, पाँचवा भी नहीं था, ये वाला भी है। इसी के साथ बेटा पहला प्रिपरेशन मेथड खत्म। अच्छा सर जी एक बात बताइए, अगर हम ये जो लिए हैं ROHCl, इसमें हम रिएक्टिविटी की बात करें, किसकी बात करें, रिएक्टिविटी की, थोड़ा सा डिटेल में सर ले चलिए ना प्लीज़। हाँ बेटा बिल्कुल ले चलूँगा। मान लीजिए सर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल, अच्छा चलो तुम्हारी भी पूरा कर दें। मान लीजिए सर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, मान लीजिए हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है। थोड़ा सा सर सोच के देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन बन ही गया, बोर्ड है सर दे ही दिया, तो आप क्या करवाओगे। बिल्कुल भैया मैं जब तक हूँ हर संभावना पे काम करूँगा। तो सर आप बताइए कि इन सब की रिएक्शन हम उसी HCl से करा रहे हैं, किसी उसी HCl जो ग्रुप प्रोसेस में यूज आपने किया था, और सबकी रिएक्शन बेटा, सबकी रिएक्शन सर हम उसी एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में करा रहे हैं, उसी एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में करा रहे हैं। तो सर जरा बताइए ना कौन सी तेज देगी, जरा आप ही बताइए सर कौन सी तेज देगी। यहाँ पे तो सर कुछ लिखा है, कुछ लिखा है, देखिए जरा सर कुछ लिखा है,
क्या लिखा है भैया यहाँ पे? सर कुछ लिखा है, जल्दी से बताइए सर। 1 डिग्री तेज देगा कि 2 डिग्री तेज देगा कि 3 डिग्री तेज देगा? अरे प्यारे बच्चों, तुमको तो बचपन से बताया हूँ कि 3 डिग्री अल्कोहल तेज देगा। काहे देगा? आगे चल के बताऊंगा। 3 डिग्री अल्कोहल सबसे तेज देगा, क्योंकि जब ये निकलेगा तो यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ 1 डिग्री, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। अच्छा सर बताऊंगा, परेशान मत होना। तो अगर ऑर्डर पूछ ले कभी भाई रिएक्टिविटी का, तो 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री, ये बात आपको भूलनी नहीं होगी। वहीं पर प्यारे बच्चों अगर एक और ऑर्डर पूछ ले कि हमारे पास है CH3F CH, ओहो ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं, ऐसे तो पूछ ही नहीं सकता। एक ऑर्डर ऐसे पूछ ले कि अगर हम जो यूज कर रहे हैं HCl उसकी जगह बदल बदल के यूज करें। जैसे 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 अगर हम मान लो जो भी यूज किए थे, थोड़ा सा आपको दिखाऊं, अगर हम HI यूज कर लें, HBr यूज कर लें, HCl यूज कर लें, HF यूज कर लें, तो जो हम ग्रुप प्रोसेस पढ़े थे अभी, इसकी रिएक्शन पढ़े थे ना, किसके साथ? अल्कोहल के साथ। रुको 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 रुको, बिल्कुल घबराओ मत, तुमको सिखा के भेजूंगा। मैं सिखाने के लिए थोड़ा डीप में जा रहा हूँ, ये मत सोचना सर जी फर्जी पढ़ा रहे हैं। ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है सर, ये भी अल्कोहल है, हाँ बेटा, और सर ये भी अल्कोहल है, बिल्कुल बिल्कुल अल्कोहल है। सर बताइए कि ये हमारा क्या है? HI है, ये हमारा HBr है, ये हमारा HCl है, ये हमारा HF है। सर इसमें कौन तेज देगा? आप ही बताइए सर, आप ही। बेटा सबसे तेज यही होगा। काहे भैया? मिसमैचिंग जल्दी है। यह छोटा सा आयोडीन बड़ा खट से टूटेगा, इनको भी तोड़ेगा, H2O निकालेगा। अरे सर आप तो मजा ला देते हैं, मजा। ये देखो, ये कहेगा भागो 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 भागो, मिसमैचिंग है। उसके बाद फिर ये वाला भागेगा, उसके बाद फिर ये वाला भागेगा, और ये वाला नहीं भागेगा भैया। सेजिया लगभग सेम, हाइड्रोजन में ऐसे, फ्लोरीन भी ऐसे। कह रहा है हम ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे भी तो अगर तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, जब ये साथ नहीं छोड़ेगा तो ये कैसे ऐसे कर लेगा। इसीलिए फ्लोरीन कभी भी रिएक्शन नहीं देता, और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन देता है। आयोडीन में तुम ना भी यूज करो एनहाइड्रस ZnCl2 तब वो रिएक्शन देगा। इसमें अगर तुम यूज करो ZnCl2, ना यूज करो, बहुत कंसनट्रेट है तब भी देगा, और इसमें भैया ढंग से यूज करोगे तभी देगा। इसमें कुछ भी यूज कर लो नहीं देगा। तो ऑर्डर क्या आया? ऑर्डर यही आया कि HI सबसे तेज, HBr उसके बाद फिर HCl फिर HF। उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा, दुनिया के किसी एग्जाम में, तो मेरे बच्चे तुम निराश हताश नहीं बैठोगे। तुम बोलोगे सर हम डरते नहीं तूफानों से, अड़बम्बों के विस्फोटों से, है ना। और हमने मेहनत की हुई है रातों को जाग कर, है ना। उस रातों को, जिन रातों को लोग सो रहे थे, उस रात में हमने पढ़ा था। चलो नाउ नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। दूसरे मेथड की बात कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। सर ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अरे बेटा जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो। अच्छा उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, बिल्कुल। जैसे जैसे CH4। ओहो सर इतना आसान, तुमको क्या लगा बहुत बड़ा 30 मार्क का पूछ रहे हैं? सर यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है, इसमें पहला हाइड्रोकार्बन वाले में क्या नाम है बेटा? फ्रॉम एल्केन बाई फ्री रेडिकल, ठीक है। फ्रॉम एल्केन बाई फ्री रेडिकल। सर ये फ्री रेडिकल क्या होता है? बता रहा हूँ, बिल्कुल परेशान मत हो ना। फ्री रेडिकल एक मैकेनिज्म होता है, बिल्कुल बता रहा हूँ। देखिए क्या सर? रुको बेटा बता रहा हूँ, पहले एक एल्केन ले लो। CH3 CH2 CH2 CH3। अच्छा हैलोजिनेशन बेटा होगा। क्या होगा? हैलोजिनेशन। और ये होगा Cl2 की उपस्थिति में। जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, सनलाइट की जरूरत होगी। अगर सनलाइट नहीं है मतलब भैया मामला गड़बड़ है। या तो Hµ हो, या तो कुछ लोग हीट करते हैं, ठीक है, या तो बेटा इसी को कहते हैं UV लाइट। कुछ ना कुछ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मान लीजिए सर ऐसा सीन है तो क्या होगा? फ्री रेडिकल को थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बेटा। जैसे Cl2 है, अगर इसको तोड़ो, ये बॉन्ड इधर गया, ये बॉन्ड इधर गया, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर इधर इधर, तो ये बनेगा Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल। इसे कहते हैं फ्री रेडिकल। ये कब बनता है? जब होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन GOC क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे। हाँ सर पढ़ा हूँ।
इसी प्रकार बेटा अगर हम मीथेन में जैसे यहाँ पे लास्ट में आएगा CH2, इस CH को तोड़े, एक रेडिकल यहाँ एक रेडिकल यहाँ, तो एक इसके साथ एक इसके साथ, अब HCl एक भाग गया, यहाँ Cl आ गया, तो प्रोडक्ट क्या आया देखो, सेम यही चीज़ यहाँ पे, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, आएगा CH3 CH2 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 और एक रेडिकल इसके पास और एक रेडिकल H के पास, और भैया एक रेडिकल क्लोरीन के पास था, एक रेडिकल क्लोरीन के पास था, ये इनके साथ हो गया, ये इनके साथ हो गया, तो प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बना CH3 CH2 CH2 CH2Cl, यही बना प्रोडक्ट हमारा। ये अब कुछ लोग कह रहे हैं सर जी एक ही तो नहीं बनेगा, दो दो प्रोडक्ट किताब में दिया है। अच्छा देख लिए क्या? तो अब सर बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन तोड़ दें, जैसे ये CH3 टूटा है, ऐसे हम इसको फोकस कर लें, इसको, तो ये CH2 को तोड़ेंगे तो ये इधर, एक रेडिकल यहाँ एक रेडिकल यहाँ, सेम पोजीशन HCl फिर बनेगा और यहाँ Cl आएगा, तो जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH, इससे जुड़ गया Cl और इससे जुड़ गया CH2 से, क्या भाई ये तो CH3 ही रहेगा और वो HCl भाग गया, तो एक प्रोडक्ट ये भी बना। क्लियर है? कोई दिक्कत ना, संघर्ष ना तकलीफ, कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत हो तो बता देना मेरे जिगर के टुकड़ों, धीरे से मुस्कुरा देना मेरे जिगर के टुकड़ों। अच्छा सर जी कैसे मुस्कुराना? धीरे से। सर हम नहीं समझ पाए। अरे भैया एक बार इसको तोड़े, ये देखो, फिर CH को तोड़े इसको, तो एक रेडिकल यहाँ एक रेडिकल H, तो ये एक Cl यहाँ किसके साथ जुड़ गया, ये देखो ये, और एक H के साथ H। ओके सर क्लियर। ये था फ्रॉम एल्केन बाई फ्री रेडिकल रिएक्शन, देयर इज नो नीड ऑफ मैकेनिज्म। ठीक, ये भी क्लियर। अच्छा सर इसी का B टाइप है ना, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से बात किए थे तो पहला हमने देख लिया एल्केन का, दूसरा कह रहे हैं फ्रॉम एल्कीन, ये भी तो हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन में खाली एल्केन थोड़ी ना आएगा, हाइड्रोकार्बन में एल्कीन भी आएगा और जरूरत पड़ी तो एल्केन भी लाएंगे। हाँ सर वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बेटा अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिकल एल्कीन हो, CH2 हो, डबल बॉन्ड हो, CH2 हो, और उस पर जोड़ना हो हाइड्रोजन हैलाइड HX, क्या गजब की रिएक्शन है। तो क्या होगा बेटा, एक बात बताऊं, अगर कहीं इस पूरी धरती पे डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो, बंटवारा बराबर का हो, तो झगड़ा नहीं होता, ये बॉन्ड टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, एक बैलेंसी यहाँ खाली हुई, एक बैलेंसी यहाँ खाली हुई, किधर भी H जोड़ दो, किधर भी X जोड़ दो, है ना, क्योंकि H प्लस है X माइनस है, तो किधर भी जोड़ दो कोई तकलीफ नहीं। तो एक बनेगा CH2, मान लो X जोड़ दिए और इधर जोड़ दिए CH2H, तो ये क्या बना, एक बार ध्यान से देखो, ये बना बेटा CH2X CH3। तो कहीं ना कहीं ये है तो हेलो एल्केन ही बिल्कुल, लेकिन ये मामला तब इतनी आसानी से हो गया जब ये कैसा था, जब ये सिमेट्रिकल था। तो जब भी कभी बराबर बंटवारा होगा बेटा, क्योंकि सिमेट्रिकल का मतलब इधर आधे हाथ से काटो, इधर भी बराबर कार्बन इधर भी बराबर कार्बन, ऐसे केस में हाइड्रोजन हैलाइड या कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव स्पीशीज जोड़ना हो किसी भी कार्बन पे जुड़ सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो, ठीक, क्योंकि कोई मारवार नहीं होगी। लेकिन प्यारे बच्चों थोड़ा गौर फरमाइएगा, इनको थोड़ा हम किनारे में ले चलें तब बताते हैं तुमको कि क्या गौर फरमाना है। गौर ये फरमाना है जिगर के टुकड़ों कि अगर मामला थोड़ा अनसिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल हो, अगर मामला अनसिमेट्रिकल हो तब क्या होगा। ये तो मुद्दे की बात बोल दी सर आपने, बिल्कुल बेटा मुद्दे की बात है। अगर मामला अनसिमेट्रिकल हो तो इसका एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखिए इधर यहाँ से तोड़ोगे इधर कम कार्बन इधर ज़्यादा, ये तो अनसिमेट्रिकल है। और अगर सर ऐसे में हमको जो बनाना हो हेलो एल्केन और हम रिएक्शन कराएं अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, किससे, हाइड्रोजन हैलाइड से, तो सर यहाँ तो मामला गड़बड़ होगा। यहाँ कौन बताएगा, आखिर सर आप ही बताइए कौन बताएगा कि हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हेलोजन कहाँ जाएगा, क्योंकि ये H प्लस है ये X माइनस है। क्या सर मैकेनिज्म बताएंगे? वन शॉट में मैकेनिज्म नहीं बताएंगे, बस रूल बता के छोड़ देंगे, मैकेनिज्म तो डिटेल में पढ़ाए हैं। तो भैया यहाँ पे एक रूल यूज होता है, यहाँ पे हम याद करते हैं मार्कोनिकॉफ चाचा को, और मार्कोनिकॉफ रूल या चाचा जी कहते हैं कि जब भी झगड़े की कंडीशन बने, बंटवारा इस कदर हो कि एक ज़्यादा पा गया एक कम पा गया, आप बोलोगे सर कौन ज़्यादा, अरे ये कम पाया, ये दो दो कार्बन वाला है, ये ज़्यादा पा गया, ऐसे में बेटा ये कहते हैं कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन हो।
मार्कोनी ऑफ रूल क्या कहता है? हाइड्रोजन ऐड वेयर इज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट एंड हेलोजन ऐड वेयर इज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। सर प्लीज रिपीट। बेटा एक बार कान खोल के सुनो, जब भी कभी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे एडिशन कराना हो हाइड्रोजन हैलाइड का या किसी भी निगेटिव पॉजिटिव उसका एडिशन कराना हो तो निगेटिव चार्ज ध्यान रखना। पहले हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है और निगेटिव चार्ज वहां जुड़ेगा जहां ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है। अच्छा, यानी ये वहां जुड़ेगा जहां ज़्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 1, तो ये कहाँ जुड़ेगा? जहां ज़्यादा हाइड्रोजन है, और ये कहाँ जुड़ेगा? जहां कम हाइड्रोजन है। अच्छा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? साफ सुथरी बात करिए सर, आप भी गंदा कर दिए। प्रोडक्ट बनेगा CH3CH, यहाँ पे हेलोजन जुड़ेगा X, और ये देखो CH2 यहाँ पे हाइड्रोजन। इसी को सर रीअरेंज करिए, बिल्कुल कर दूंगा, तो एक बनेगा CH3CH और यहाँ से X, और ये देखो CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये कैसे बना? बाय यूजिंग मार्कोनी-कॉफ रूल। सर मार्कोनी-कॉफ रूल क्या था? प्लीज़ सर एक बार और बता दीजिए। बिल्कुल बताऊंगा बेटा। ये रूल कहता है कि जब कभी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे एडिशन कराना हो हाइड्रोजन हैलाइड का या किसी भी निगेटिव पॉजिटिव स्पीसीज का, तो हाइड्रोजन बेटा वहाँ जुड़ता है जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। यहाँ 2 हाइड्रोजन था, निगेटिव पोर्सन वहाँ जुड़ेगा जहाँ कम हाइड्रोजन है, यहाँ एक ही था। अच्छा सर कैसे पता चला इन्हीं 2 पे जुड़ेगा, इस पर क्यों नहीं जुड़ेगा? बेटा डबल बॉन्ड ही तो ब्रेक करेगा, सिंगल बॉन्ड थोड़ी ना ब्रेक करेगा। अच्छा सर एक एग्जाम्पल और दे दीजिए प्लीज़। बिल्कुल, देखो मान लीजिए हमारे पास एक बार साफ साफ ये ऐसा सीन है, ये देखिए ऐसा सीन है। अच्छा, और सर जोड़ना है इस पे HCl जोड़ना है, ठीक है। सबसे पहले इसको तोड़ लो, एक है H प्लस, एक है Cl माइनस। अच्छा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या कहते हैं हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन हो, निगेटिव पर्सन वहाँ जुड़ेगा जहाँ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये बॉन्ड टूटेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए प्रोडक्ट बनेगा CH3CH और इस H पे जुड़ा हैलोजन, तो यहाँ पे आएगा Cl और यहाँ पे आएगा बेटा CH2 और एक H जुड़ गया तो CH3। तो ये प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, ये प्रोडक्ट आ गया, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपको दिया हुआ है, ये देखिए तरीका दिया हुआ है सिमेट्रिकल का अनसिमेट्रिकल का, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट होगा बेटा ये मेजर होगा। अब दूसरा प्रोडक्ट जो बनने की संभावना है उसकी भी बात कर लें। ये प्रोडक्ट बेटा मेजर होगा, माइनर क्या होगा कि हाइड्रोजन इस पर जोड़ दें, हेलोजन इस पर जोड़ दें, तो एक और प्रोडक्ट बनने की संभावना है CH3, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा Cl। ये भी प्रोडक्ट बनने की संभावना है, लेकिन बेटा ये होगा माइनर। ये क्या होगा? ये होगा माइनर। तो ये है मार्कोनी-कॉफ रूल बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार कैसे पूछा गया है सब बता दे रहा हूँ। मार्कोनी-कॉफ रूल एग्जाम में कई बार आएगा, राइट हैंड शार्ट नोट ऑन मार्कोनी-कॉफ रूल। कई बार आएगा भैया एल्कीन से हेलो एल्केन बनाओ। कई बार आएगा व्हाट हैपन व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन हैलाइड। जब भी ऐसा कुछ पूछे मार्कोनी-कॉफ चाचा को याद कर लेना। याद कर लेना बेटा कि जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे एडिशन कराना हो हाइड्रोजन या हेलोजन का, हाइड्रोजन हैलाइड का, तो हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन हो और हेलोजन वहाँ जुड़ेगा बेटा जहाँ लेस हाइड्रोजन हो। कई बार यूपी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि विच प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल, तो बेटा वो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा जहाँ मार्कोनी-कॉफ रूल लगेगा। कब? जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन मिलेगी तब। अब यहीं पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, मैकेनिज्म ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल क्लासेस में, ठीक है, मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं है। यहीं पे बेटा थोड़ा सा आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर यहीं पे HBr होता, चलो सर नया पेज बता दो। मान लो बेटा तुमको ऐसा सीन मिल जाए, रुकिए सर बता ही दीजिए, इतना भी क्या शॉर्टकट चलना। बिल्कुल बेटा बता दूंगा। मान लो कहीं ऐसा सीन मिल जाए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे जो एडिशन कराना हो HBr का कराना हो और यहाँ एक पेरोक्साइड की उपस्थिति हो जाए, तो बेटा यहाँ कौन सा रूल लगेगा? तो बेटा ऐसी जगह पे रूल लगेगा एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल। एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल लगेगा। सर ऐसा क्यों? बेटा ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे वो प्रोडक्ट स्टेबल होगा जो इसका उल्टा करे। मार्कोनी-कॉफ ने कहा हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन हो, निगेटिव वहाँ जुड़ेगा जहाँ कम हाइड्रोजन हो। एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल एक साइंटिस्ट थे खैरास, इन्होंने दिया था बेटा। इस वजह से इसको हम खैरास इफेक्ट के भी नाम से जानते हैं। कभी कभी यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा आता है कि व्हाट डू मीन्स बाई खैरास इफेक्ट, तो आप बताओगे कि जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे HBr का एडिशन कराना हो किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति में, और ये पेरोक्साइड बेटा खेल कर देता है, ये पेरोक्साइड ना हो तो एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल ना लगता, ये पेरोक्साइड ही एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो प्रोडक्ट ये होना चाहिए कि ये जो H है ये प्लस में टूटे, ये Br माइनस में टूटे, ये यहाँ आना था, ये यहाँ आना था, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा, ये
आएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है और ये आएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो जो प्रोडक्ट इसका बनेगा वो उल्टा बनेगा, CH3CH2CH2Br बेटा। और ये जो प्रोडक्ट बना ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बना, यहाँ ये मेजर होगा और दूसरा वाला माइनर होगा। क्योंकि इस रिएक्शन में बेटा पराक्साइड उपस्थित था, इसी वजह से कई बार इसको बोलते हैं पराक्साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं? पराक्साइड इफेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला बेटा, पूछा गया है कई बार बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में, कि भाई खैरास इफेक्ट से आप क्या समझते हो। तो बता देना बेटा कि खैरास इफेक्ट से हम क्या समझते हैं। ठीक है, खैरास इफेक्ट यही है बेटा, ये पराक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे मामला उल्टा हो जाएगा। बाकी डिटेल मैंने पढ़ाया है। ठीक, चलो ये भी हो गया हमारा फ्रॉम एल्कीन। सी टाइप पे आते हैं बेटा, तीसरा तरीका हाइड्रोकार्बन से मैंने कहा था ना ये सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन भी हैं, ये सारे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। एडिशन ऑफ हैलोजन डायरेक्ट है तीसरा मेथड, एडिशन ऑफ हैलोजन। ये कहते हैं बेटा डायरेक्ट हैलोजन का एडिशन होगा अगर एल्कीन है। जैसे मान लो हमारे पास कोई ऐसी एल्कीन है, ये देखो ऐसी एल्कीन, और यहाँ पे डायरेक्ट केवल H2 दिया है, इसको जोड़ना है। यहाँ पे एक वो लिया है CCl4 है ना, CCl4 यहाँ पे लिया हुआ है, देखिए यहाँ पे CCl4, एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4। ठीक है, CCl4 की उपस्थिति में ये प्यारे बच्चों रिएक्शन हो रही है। तो कह रहे हैं कि क्या होगा, देखिए क्या होगा। ऐसे रिएक्शन से हैलोल्केन बनाने का तरीका यही है, ये बॉन्ड टूटेगा, एक बैलेंस यहाँ खाली, एक हैलोजन यहाँ, एक हैलोजन यहाँ, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक X यहाँ और एक X यहाँ, ये बन गया हमारा डाई हेलो एल्केन। ये हमारी प्रिपरेशन मेथड यहाँ खत्म हुई। और ये तीसरा मेथड है बेटा हैलोजन एक्सचेंज। यहाँ पे दो रिएक्शन है, दोनों तुमको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा दे रहा हूँ, बहुत अच्छी रिएक्शन है। तीसरा मेथड जिसका नाम है हैलोजन एक्सचेंज, और ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? क्योंकि यहाँ पे जिक्र करना है दो नेम्ड रिएक्शन की। सबसे पहले तो ये समझना बेहद जरूरी है कि भाई ये हैलोजन एक्सचेंज होता क्या है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर ये हैलोजन एक्सचेंज क्या होता है बेटा। जैसे हमारे पास है RCl और हमारे पास है RBr, या कुछ भी हो ना, R हो, यहाँ कोई मेटल हो, जैसे हो गया NaBr। अब ये Br Cl की जगह चला है, ये Cl इसकी तरह चला जाए, तो बेटा इसको कहते हैं एक्सचेंज। जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। नहीं सर, ऐसा कोई मामला नहीं है यहाँ पे। ओ हो, कोई बात नहीं। तो हैलोजन एक्सचेंज मेथड में बेटा तुमको रामबाण तरीका बताऊँ, दो नेम्ड रिएक्शन है, एकदम तुरंत याद करा दे रहा हूँ। दो नेम्ड रिएक्शन है, एक है बेटा फिंकल स्टीन, एक है फिंकल स्टीन। पहले ही बता दे रहा हूँ, बाद में मत कहना कि नहीं बताए। ये इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन में भी, ये इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शन में भी। दूसरा है बेटा स्वार्ट्स रिएक्शन। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, सब बता दे रहा हूँ। ठीक है, तुम कैसे भी लिखो, बस इतना जान लेना कि इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है तुमको मेरे जिगर के टुकड़ों। कि सर फिंकल स्टीन रिएक्शन कब होगी बेटा? जब इस धरती पे जरूरत पड़ेगी आइडो एल्केन बनाने की। जब RI बनाने की बात हो तो इसको याद कर लेना, जब RF बनाने की बात हो फ्लोरो एल्केन तो इसको याद कर लेना। लेकिन सर ये तो बताइए कैसे याद करेंगे? जब प्यारे बच्चों हेलो एल्केन की रिएक्शन RX की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से हो, NaI, इसमें मजे की बात अभी तुमको बताऊंगा, मेटल आयोडाइड से हो, ये रिएक्शन बेटा किसकी उपस्थिति में होती है? देखो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है ड्राई एसीटोन। किसकी उपस्थिति में? ड्राई एसीटोन। अच्छा सर कैसे हैलोजन एक्सचेंज? रुको तुमको सिखा दूं कैसे है, परेशान रहोगे तुम लोग, नहीं बताऊंगा तो। देखो ये आयोडीन चला जाएगा यहाँ और ये हैलोजन चला जाएगा यहाँ, तो ये बनेगा RI और ये बनेगा NaX। खास बात क्या थी सर? खास बात क्या थी इस रिएक्शन की? खास बात ये है बेटा कि आइडो एल्केन बनाना होगा तो फिंकल स्टीन। दूसरी खास बात, मेटल के बगल जो हैलोजन होगा वही प्रोडक्ट बनाएगा। अगर यहाँ I है तो यहाँ X का मतलब या तो Br होगा या तो Cl होगा, F तो हो ही नहीं सकता। अच्छा ये बात है। हाँ सर स्वार्ट्स रिएक्शन क्या है? स्वार्ट्स रिएक्शन है बेटा जब फ्लोरो एल्केन बनाओ। ये कैसे बनेगा? सबसे पहले RX ले लो, X में फ्लोरीन नहीं होना चाहिए और फ्लोरीन किसी मेटल के साथ हो, जैसे AgF। ये देखो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है ये देखो, AgF H2 F2 CO F2 SB F3 कोई भी ले लो,
ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कराओ। अब देखो बेटा, क्योंकि ये भी हेलोजन एक्सचेंज है तो ये फ्लोरीन यहाँ और ये हेलोजन यहाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा आर एफ, फ्लोरोएल्केन प्लस AgBr का प्रिसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा खास बात क्या है, मेटल के बगल जो रहेगा वही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो अगर फ्लोरोएल्केन बनाना हो तो मेटल फ्लोराइड ले लेना, अगर आयोडोएल्केन बनाना हो तो मेटल आयोडाइड ले लेना, क्योंकि इस दोनों रिएक्शंस में हेलोजन आपस में अदला बदली हुए इसलिए इसको हेलोजन एक्सचेंज कहते हैं। बेटा जब जब धरती पर जरूरत होगी आयोडोएल्केन बनाने की फिंकलस्टीन चाचा को याद करेंगे, और जब जब इस धरती पर जरूरत होगी फ्लोरोएल्केन बनाने की तो किसको याद करेंगे, शॉर्ट्स रिएक्शन को। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट होगा, अगर हो तो बता देना, धीरे से मुस्कुरा देना। इसी के साथ बेटा प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन खत्म, बाय बाय टाटा। बेटा अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन की। अच्छा सर साफ साफ लिखिए, साफ साफ लिखिए, प्रिपरेशन तो क्लियर हो गया, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया, पता ही नहीं चले कब 2 घंटे बीत गए, नहीं पता चलेंगे। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन। सर आप फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाया, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते है ना, देख लूँगा हेलोरीन में अगर कहोगे क्वेश्चन आए होंगे तो करा दूंगा PYQs में। चलो केमिकल रिएक्शंस में सर आपने ही तो बताया था कि 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन ये शो करते हैं। अच्छा कौन कौन सी, SN रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन, हाँ सर आप ही ने तो बताया था। अच्छा और तीसरी रिएक्शन जो होती है बेटा वो होती है मेटल के साथ, मेटालिक रिएक्शन। अच्छा सबसे पहले हेडिंग लगाओ SN रिएक्शन। सर अब तो शॉर्टकट मत लिखिए, अब थोड़ा भौकाली तरीके लिखिए। अच्छा तो इसका नाम होता है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं शॉर्टकट में SN रिएक्शन। कहाँ है भैया SN रिएक्शन। सर इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस को प्यार करने वाला, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज न्यूक्लियोफिलिक होता है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज न्यूक्लियोफिलिक होता है। अच्छा सर और इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफिलिक होता है। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस पूछ लिए तुम लोग। अच्छा तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। अच्छा जिस पे बेटा पॉजिटिव चार्ज हो वो न्यूक्लियस लविंग है। ये कहाँ जाएगा, ये अटैक कहाँ करेगा, इट अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि भैया न्यूक्लियस को वही प्यार करेगा जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं हो। मीन्स हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। अच्छा सर ये तो सर आपने पूरा चिट्ठा ही खोल दिया। GOC है बेटा, पढ़ाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस से प्यार करने वाला, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तभी तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ओके सर। अच्छा सब्स्टिट्यूशन का मतलब, अरे सर विराट कोहली फॉर्म में थे, जैसे ही विराट कोहली की चोट ठीक हुई तुरंत सर किसी दूसरे खिलाड़ी को भगा दिया गया। मतलब कोई स्ट्रॉन्ग आए और किसी वीक को हटा दे। यहाँ कोई टीचर पढ़ा रहा है, अचानक मैं कहा ओए भैया हम पढ़ाएंगे, तुरंत बच्चन का हाँ हटो हटो हमारे सर आ गए। तो बेटा जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसी वीक न्यूक्लियोफाइल को भगा दे, जब किसी केमिकल रिएक्शन से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसी वीक न्यूक्लियोफाइल को भगा दे, कहे चल हट आ रहे हैं हम, तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर न्यूक्लियोफाइल का लिस्ट बता दीजिए। सर ये क्या खोले हैं आप, अरे बेटा केमिकल रिएक्शन की तरफ चल रहे हो, बिल्कुल फिजिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन करूंगा बाद में। ये देखो 3 टाइप की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। तो कोई न्यूक्लियोफाइल हो अटैक करे बेटा, और हेलोजन ग्रुप बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है। चलिए सर इसको क्या करें, इसको कोपचे में ले चलिए ना, ये सब तो हमको पता है। अच्छा ये सब तुमको पता है, एक मिनट, अगर ये सब तुमको पता है तो क्यों ना इसको हम किनारे लेते चलें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सर इतना भी छोटा मत करिए सर, दिल टूट जाएगा। अच्छा चलो ठीक, ये कहते हैं सर रिएक्शन बताइए। बेटा रिएक्शंस तुरंत बताऊंगा। ये देखो रुको, ये देखो कोई न्यूक्लियोफाइल है स्ट्रॉन्ग हो और ये रिएक्शन कर रहा हो हेलोएल्केन से, हेलोएल्केन भाई CH3X है। अब भैया ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है और ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जानकारी के लिए ये बता दूं बेटा कि ये जो होता है हेलोजन ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा और यहाँ से जो आएगा वो या तो OH होगा या तो CN होगा,
ठीक है, इन्हीं सब में से कुछ होगा जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये आएगा कहेगा भैया हम आ रहे हैं तुम भागो, और जैसे ही आएगा ये बना लेगा क्या CH3NU और यहाँ X माइनस लिविंग ग्रुप, भाग गया बेटा। और केमिस्ट्री कहती है कि जब कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आए किसी वीक न्यूक्लियोफाइल को भगा दे तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सभी बच्चों को पता होगी। बिल्कुल सर पता है, आप तो एकदम जीरो लेवल का समझाते हैं, आप हम लोग को जीरो लेवल का समझ लिया। नहीं 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 बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो बेटा कुछ लिस्ट दी हुई है, यहाँ पे देखिएगा कुछ लिस्ट दी हुई है कि अगर न्यूक्लियोफाइल में NaOH यूज हो तो OH न्यूक्लियोफाइल है, H2O यूज हो तो वहाँ पे H2O में हमारा OH न्यूक्लियोफाइल है, अगर NaOR यूज हो तो RO न्यूक्लियोफाइल है, NaI यूज हो तो I न्यूक्लियोफाइल है। जैसे कुछ रिएक्शंस कराता हूँ, परेशान मत होना। आइए कुछ रिएक्शंस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, उसके बाद तुरंत चलते हैं मैकेनिज्म पे जहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन थी बेटा RX, और ये कह रहा है कि इसकी रिएक्शन करा दो KOH से, ठीक है। क्या होगा देखो भैया, यहाँ इसको सबसे पहले तोड़ लो, ये K प्लस और ये OH माइनस। OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, ये जाएगा इसको भगा देगा क्योंकि ये बेटर लिविंग ग्रुप है। केमिस्ट्री कहती है वीक न्यूक्लियोफाइल बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक लिविंग ग्रुप होते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ROH और ये निकल गया। ओके सर, इसी तरह कुछ और रिएक्शंस कौन से लेंगे, कोई भी ले लो, AgCN ले लूँ, हाँ सर ले लीजिए। तो ये देखो RX यहाँ पे आ गया बेटा AgCN, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये आएगा इसको हटाएगा, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा RCN, यहाँ पे क्या आएगा AgX प्रेसिपिटेट फॉर्म में। तो ये कुछ रिएक्शंस है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, जहाँ पे हम आसानी से समझ सकते हैं कि जब कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा किसी वीक इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, ऐसे रिएक्शंस को बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। समय हो रहा है 1:14, लेकिन आपकी क्लास चल रही है बेटा, चलनी पड़ेगी क्योंकि मेहनत करना पड़ेगा, है ना, अगर आपको नंबर दिलाने हैं। इसी तरह सर एक आध रिएक्शंस और करा दीजिए सर, ये वाली करा दीजिए, कठिन लग रही है। बिल्कुल, हमारे पास मान लो RX है और इसकी रिएक्शन करा दिए किससे, RCOOAG से, पूरी NCERT चिथड़ा कर देनी है। तो भैया तुम घबराना मत, इसको तोड़ लो, ये प्लस ये माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये जाएगा इसको भगाएगा, तो क्या बनेगा RCOOR और ये AgX। वाह सर मजा ला दिए। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल थे, यहाँ पे दिया था, हमने करा दिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिक SN1 एंड SN2 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कंफर्म। आज तक दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ ना जहाँ SN1 SN2 ना पूछा हो यार, अगर केमिस्ट्री पूछी हो। अरे सर ऐसी बात है तो बताइए। तो बेटा मैकेनिज्म जो होती है ना, मैकेनिज्म जो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की दो टाइप की होती है, एक होती है SN1, एक होती है SN2। सर ये SN1 SN2 डायरेक्ट पढ़ाएंगे कि डायरेक्ट अंतर बताएंगे कि मैकेनिज्म? मैकेनिज्म बता के बताऊंगा बेटा, मैकेनिज्म बता के बताऊंगा। SN1 का नाम, 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, 1 का मतलब क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत सारे बच्चे तो इसका नाम ही नहीं लिख पाते। तो 1 से यूनिमॉलिक्यूलर, N से न्यूक्लियोफाइल, S से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 2 है तो यहाँ होगा बाईमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? ओके सर। अच्छा अब बेटा हम सबसे पहले मैकेनिज्म क्या होती है। मैकेनिज्म कहीं पे पहुंचने का एक रास्ता होता है कि जैसे हम कहीं से निकले, पहुंचना कहीं है, लेकिन कैसे कैसे पहुंचे, तो 2 रास्ते हैं कहीं से कहीं पहुंचने के। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा घर है, सुंदर सा घर है, अब ये मत कहना सर हमारे पास झोपड़ी नहीं, हमारा घर मस्त है। और ये तुम्हारा बेटा स्कूल है, ये तुम्हारा क्या है, स्कूल है। तो एक रास्ता है कि ये सीधा पहुंच गए, ओहो, एक रास्ता बेटा इससे गए अब पहुंचे, दूसरा रास्ता। तो ये दोनों रास्ता मैकेनिज्म है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। क्लियर है? ओके सर, ये क्लियर है। तो भैया 2 रास्ता है, एक रास्ते में एक ही मॉलिक्यूल यूज होते हैं, एक रास्ते में दोनों यूज होते हैं। जब एक ही यूज होते हैं तो यूनिमॉलिक्यूलर, जब दोनों यूज होते हैं तो बाईमॉलिक्यूलर। सर ऐसे नहीं होगा, कुछ पढ़ाना पड़ेगा। चलो बेटा SN1 की बात करते हैं। SN1 रिएक्शंस की खास बात क्या है, कुछ लोग डायरेक्ट पहले लिखवा देते हैं, मैं लिखवाऊंगा नहीं, पहले तुम्हारे दिमाग में मटेरियल डालूंगा उसके बाद लिखवाऊंगा। SN1 रिएक्शन बेटा 2 स्टेप में होती है। तो इसका जो पहला स्टेप है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन। तो भैया हम एक 3 डिग्री हेलो एल्केन लेते हैं, क्योंकि ये जो केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, किसकी पढ़ रहे हैं, ये जो केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम हेलो एल्केन की पढ़ रहे हैं। तो हम लेंगे 3 डिग्री हेलो एल्केन।
CH3 C यहाँ पे लिख लिया बेटा CH3, यहाँ पे भी लिख लिया CH3, यहाँ पे लिख लिया X। 3 डिग्री हेलो एल्केन ले लिया। पहले स्टेप में आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब बेटा आयनों में ये टूटेगा, और भैया आयनों में टूटने में समय लगता है, किसी चीज़ को तोड़ने में एनर्जी लगती है और धीरे धीरे कोई चीज़ टूटती है। तो ये जो स्टेप होगा बेटा ये होगा स्लो। तो ऐसे ऐसे टूटेगा, है ना। कैसे कैसे टूटेगा, ऐसे ऐसे टूटेगा। ये टूटेगा पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, और जब ये टूटेगा तो देखो जरा क्या बनेगा। सर ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ बन रही है। ये देखो ये देखो ये देखो बच्चों, कौन आया कौन आया, देखो देखो कौन है। ये आया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अरे सर, और ये निगेटिव, इसको पहचानते हो? अरे सर इसको कौन नहीं पहचानेगा, 11 में तो धूम मचा दिया था। ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन। सर जी एक बात पूछूं, पूछो जिगर के टुकड़ों, काहे सर जी 3 डिग्री हेलोल्केन लिए? बेटा अगर हम 3 डिग्री हेलोल्केन ना लेते तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन कैसे मिलता? अगर हम 2 डिग्री 1 डिग्री ले लेते तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिलता ही नहीं। तो डेट इज द रीज़न कि SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री हेलोल्केन मोस्ट सुटेबल होता है। अच्छा तो क्या सर इतने ज़रूरी था? नहीं बेटा, तुम देखो खाली, है ना। इसके चक्कर मत पड़ना कि सर जी ये कैसे हुआ है, ये तो पहले SN2 की बात कर लिया, ठीक है। इसके चक्कर मत पड़ना, मैं तुमको जितना पढ़ा रहा हूँ एकदम सरल तरीका पढ़ा रहा हूँ, रामबाण तरीका। देखो स्टेप 1 में क्या हुआ, ये देखो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना। अच्छा अब स्टेप 2 में होता क्या है बेटा? स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन 3 डिग्री कार्बोकेटायन। स्टेप 2 में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बेटा 3 डिग्री कार्बोकेटायन पे। तो चलो 3 डिग्री कार्बोकेटायन लिख लेते हैं। हाँ बिल्कुल लिखो। तो चलिए ये देखिए CH3C, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और कोई न्यूक्लियोफाइल ले लो, कोई भी ले लो। सर न्यूक्लियोफाइल में OH ले लें, चलो OH माइनस ले लो। भैया ये अटैक कर देगा, क्योंकि भैया इनको तो इंतजार था, ये रिएक्शन तेज होगी। कहाँ है ये प्लस ये माइनस? गाना गा रहे थे अकेले तनहा जिया न जाए तेरे बिन, भोला ना तुझको नामुमकिन। अच्छा तो प्रोडक्ट क्या बना भैया? CH3C, CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3। ये तो सर जी 3 डिग्री अल्कोहल बना दिए। तो तकलीफ क्या है? ये SN1 रिएक्शन थी। अच्छा सर यही SN1 थी। हाँ पहला स्टेप आयोनाइजेशन धीरे धीरे हुआ, दूसरा स्टेप तेज हुआ। कार्बोकेटायन पर अटैक क्या किसने? न्यूक्लियोफाइल। सर हम कैसे याद करेंगे? अरे पागल तुम्ही को तो याद करा रहा हूँ। पहला स्टेप आयोनाइजेशन, तोड़ दिया हेलो एल्केन को। 3 डिग्री क्यों लिया? 3 डिग्री लेते 3 डिग्री कार्बोकेटायन ना मिलता। 1 डिग्री लेंगे तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन मिलेगा, 2 डिग्री लेंगे 2 डिग्री बनेगा। 3 डिग्री लिए, धीरे धीरे ये बांड तोड़े भैया, ये देखो टूट गया। अच्छा उसके बाद जब ये बांड टूट गया सर जी, हाँ तो भैया इंतजार कर रहा था कौन? न्यूक्लियोफाइल के जल्दी से मुझे कहीं पॉजिटिव दिखे, खट से अटैक करूँ, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का मतलब पॉजिटिव लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। बेटा खट से अटैक किया। अब इस रिएक्शंस को जो तुमने देखा इसी के बारे में तो हमको लिखना है। क्या क्या देखा? ये रिएक्शन सर जी 2 स्टेप में है, तो लिखो 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 जल्दी से। क्या लिखोगे? इट इज 2 स्टेप प्रोसेस। इट इज 2 स्टेप प्रोसेस, ये पहला स्टेप हो गया। इट इज 2 स्टेप प्रोसेस, ये पहला पॉइंट हो गया। और क्या देखा? और क्या देखा बेटा? देखो जो जो देखा वही बताऊंगा। ये 2 स्टेप में हुआ। अच्छा दूसरी चीज, इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर 3 डिग्री। इट इज मोस्ट सुटेबल, इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर 3 डिग्री हेलो एल्केन। वाह कैसे पता चला? रहे देखे नहीं बेटा, अगर 3 डिग्री ना लेते तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन ना बनता। अच्छा तीसरी चीज, फर्स्ट स्टेप कंसिस्ट आयोनाइजेशन। तो पहला स्टेप क्या होगा? आयोनाइजेशन, मटेरियल लिखने का तरीका, और ये कैसा होगा? स्लो होगा। केमिस्ट्री कहती है, क्या कहती है? कि जो स्लो स्टेप होता है बेटा वही होता है RDX, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS, X नहीं S, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कैसे सर? इसको थोड़ा समझाइए। देखो मान लो ये तुम्हारा घर है और ये सड़क है, यहाँ सड़क एकदम डैमेज है, और ये तुम्हारा स्कूल है, ठीक। अब मैं कहूँ तुम्हारे घर से स्कूल पहुँचने में बेटा 5 मिनट लगता है अगर ये सड़क पे ट्रैफिक ना हो तो, और अगर इसी सड़क पे ट्रैफिक लग जाए तो 2 घंटे भी लग सकते हैं। तुम्हारे अपने इस घर से स्कूल पहुँचने की टेंडेंसी किस पर डिपेंड की? सर यहाँ पे जाम लगा है कि नहीं। तो ये स्लो स्टेप ही तो डिटरमाइन किया रेट तेज होगी कि धीरे होगी। ठीक इसी प्रकार बेटा स्लो स्टेप ही किसी भी केमिकल रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है।
ओके सर, तो स्लो स्टेप में कौन था, केवल 1 मोल था Rx का। देखिए स्लो स्टेप में कौन था, केवल हेलो एल्केन था। इसका मतलब यही रेट ऑफ रिएक्शंस का डिटरमिनेशन करेगा। हाँ, तो कितने मॉलिक्यूल हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन के डिटरमिनेशन करने के लिए, 1। इस कारण इस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शंस की जो रेट है बेटा वो केवल और केवल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करिए, क्योंकि RDX में केवल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हेलोल्केन है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे बेटा ROR केमिकल काइनेटिक्स का यूज करके, यहाँ के और ब्रैकेट में लिखेंगे RX के पावर 1। अब भैया के हटाओ पहले, जब आप ये लगाए हो, अब R इज इक्वल टू के RX फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो SN1 रिएक्शन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। काहे सर जी, आपको कैसे पता चला, बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कितने मोल, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर रहे हैं। भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, नंबर ऑफ दोज मॉलिक्यूल व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ओनली सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हेलो एल्केन व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, बिकॉज RDX स्टेप में प्यारे बच्चों ओनली हेलो एल्केन यूज हो रहा है जो स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये देखो यहाँ केवल हेलो एल्केन ही तो यूज हो रहा है स्लो स्टेप में, तो यही तो डिटरमाइन करेगा रेट। तो एक ही मॉलिक्यूल है इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसीलिए इसका नाम है यूनिमॉलिक्यूलर। अब समझे, अच्छा सर जी यहाँ बाई मतलब 2 मॉलिक्यूल होंगे, कहाँ, बिल्कुल होंगे। चलो क्लियर, हाँ सर ये क्लियर, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इसके पावर 1 है, और केमिस्ट्री कहती है सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर केमिकल काइनेटिक्स पढ़े हैं क्या आप, अरे बेटा हम तो पढ़े हैं, तुम पढ़ोगे नहीं, ये बताओ। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अच्छा सर एक काम करिए, इनको छोटा करिए ना, इतना बड़ा बड़ा कहाँ किया है, कपिया भर जाएगी सर। अच्छा कपिया भर जाएगी, तो ये देखो ये कुछ पॉइंट हो गए। अच्छा सर चौथा पॉइंट बताइए और क्या लिखें, ये देखो चौथा पॉइंट, न्यूक्लियोफाइल जिस स्टेप में अटैक करता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल अटैक जब करता है ये रिएक्शन कैसी होती है, फास्ट होती है, रिएक्शन फास्ट होती है। अच्छा तीसरी चीज़ क्या, इंटरमीडिएट बनता है। यहाँ इंटरमीडिएट क्या है भैया, यहाँ से तुमको दिल्ली जाना है, जितने बीच के स्टेशन है उसे इंटरमीडिएट स्टेशन बोलोगे, तो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन। क्या बनता है बेटा, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बनता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, 3 डिग्री ही बनता है। अच्छा तो ये कुछ बातें थी सर जी, कुछ और भी चीज़ें लिखवा दीजिए। आप तो बस इतने लिखवाए, बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आओगे स्टीरियो केमिस्ट्री में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन तुमको एक बात बता दूं, एट द लेवल ऑफ इंटरमीडिएट स्पेशली बोर्ड एग्जाम, स्टीरियो केमिस्ट्री अगर तुम नहीं भी लिखते तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, तुमको तब भी पूरा नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी बता दूं तुमको जो शायद आपको जानकारी हो लेकिन बहुत ज़्यादा आप ना ध्यान दिए हो। ठीक है, बहुत सारे टीचर मिस कर देते हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। जानकारी ये देना चाहता हूँ बेटा कि यहाँ पे एक सॉल्वेंट यूज होता है, सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कैसा यूज होता है, पोलर प्रोटिक। कुछ चीज़ें याद कर लो बेटा, इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होगा इसमें। SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा जो कि तोड़ेगा, यही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही इसको तोड़ता है। अगर यहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ना यूज हो, PPS ना यूज हो बेटा, तो ये नहीं टूटेगा, आयनाइज नहीं होगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसमें यूज होता है। दूसरी चीज़ बेटा, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि पहले क्या होगा, पहले भैया एनर्जी लगेगी, पहले एनर्जी लगेगी किसको, तोड़ने में, और जब कोई चीज़ टूट जाती है ठीक तो एनर्जी रिलीज होगी। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की उपस्थिति में होगी। तो यहाँ 1-2 लाइन आपको थोड़ा याद करने वाली बता दे रहा हूँ बेटा, ये लो टेम्परेचर की रिएक्शन होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा जेई लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूँ तुमको, बस बोर्ड का काम तुम्हारा हो जाएगा। इतना तुमको लिखना पड़ेगा, SN1 मैकेनिज्म में ये मैकेनिज्म करनी पड़ेगी और ये तुमको डिटेल लिखना पड़ेगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट SN2 रिएक्शन। देयर इज नो नीड ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर आप फिर भी देना चाहते हो बेटा तो थोड़ा सा तुमको बताऊंगा, थोड़ा सा, कितना, थोड़ा सा, क्या कि SN1 रिएक्शन में बेटा, SN1 रिएक्शन में रिटेंशन और इन्वर्जन है ना, इसके बारे में हम बात थोड़ी सी कर सकते हैं। ठीक, तो स्टीरियो केमिस्ट्री हालांकि तुम्हारे लिए उतना ज़रूरी है नहीं, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस इतना पढ़ो जितने से तुम्हारा काम हो जाए, इतना आप लिख दोगे, एग्जामिनर समझ जाएगा भैया तुम पढ़े लिखे हो। चलो सर जी अब बात कर लीजिए SN2 मैकेनिज्म की। SN2 मैकेनिज्म नाम ही इसका दे रहा है बेटा, बाई
बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा सर, इसकी खास बात क्या है? बाई मालिकुलर है तो कुछ लोग सोचते हैं 2 स्टेप में होगी, नहीं, ये कई स्टेप में होगी। अच्छा, कैसे होगी? देखो, सबसे पहले तो बेटा ये मोस्ट फेवरेबल होगी 1 डिग्री के लिए। आप बोलोगे क्यों? थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। वहां पे बेटा 3 डिग्री क्यों सुटेबल था? क्योंकि भैया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता था। यहाँ 1 डिग्री क्यों सुटेबल बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ले लो कोई एक हेलो एल्केन, ये हमने एक हेलो एल्केन ले लिया, अपने तरीके से समझा रहा हूँ, और इसकी रिएक्शन करा दी भैया किसी न्यूक्लियोफाइल से। ये न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है, CN भी हो सकता है, CN- भी। अच्छा, अब नतीजा क्या निकलता है बेटा? नतीजा ये निकलता है कि यहाँ पे बैक अटैक होता है, ये पीछे से अटैक करेगा और तब ये निकलेगा। अच्छा, और क्योंकि ये 1 स्टेप रिएक्शन है तो इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनते, एक ही स्टेप में सारा खेल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है, वो कैसे बनता है दिखा दूँ। जैसे इसने CH2 पे अटैक किया तो ये हमारा C, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे ध्यान देना बेटा, रुको थोड़ा बढ़िया से तुमको समझाता हूँ, थोड़ा और अच्छे से लेवल से तुमको। जैसे यहाँ पे समझाया है, यहाँ पे ये है C, यहाँ पे एक H, ठीक है, यहाँ पे एक H और बेटा यहाँ पे एक H, है ना। तुम्हारे जरूरी है कि इतना बड़ा सा कंपाउंड लो, तुम और छोटा भी ले सकते हो। लाओ हम और छोटा ले लेते हैं, और छोटा तुमको समझाने के लिए, जरूरी नहीं कि इतना बड़ा लूँ। बेटा SN2 रिएक्शन की खास बात क्या है कि ये छोटा मॉलिक्यूल होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। काहे है छोटा? क्योंकि पीछे से अटैक करेगा। अगर ये बड़े होंगे या बल्कि होंगे तो अटैक पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कुछ अटैक होना है ना। तो होता कुछ ऐसा है कि इंटरमीडिएट बनता है बेटा। देखो इंटरमीडिएट कैसे बनेगा? मान लो न्यूक्लियोफाइल आया, पीछे से अटैक किया, ये देखो, मान लो न्यूक्लियोफाइल आया, यहाँ से अटैक किया और यहाँ पे हेलोजन होता है। तो बेटा जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ जोड़ता है वैसे वैसे हेलोजन यहाँ से निकलता है। इस स्टेप को हम बोलते हैं बेटा TS। क्या बोलते हैं? TS मतलब बेटा ट्रांजिशन स्टेट। केमिस्ट्री कहती है एक ऐसा स्टेट जहां बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ, उसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। क्योंकि बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में होनी है, इसलिए इंटरमीडिएट इसे नहीं कह सकते। अब भैया अब होगा क्या? ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ गया पीछे से, यहाँ एक H है, यहाँ एक H है, यहाँ एक H है, ये प्रोडक्ट आ गया। तो खास बात क्या है? SN2 मैकेनिज्म की बैक अटैक होगा। दूसरी चीज बेटा, अगर हम यहाँ 1 डिग्री, अगर हम यहाँ 0 डिग्री के अलावा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ले लेंगे, बल्कि ये ग्रुप ले लेंगे, तो बेटा ऐसा कुछ सीन होगा। थोड़ा सा देख लो, AX यहाँ, ये CH3, ये CH3, ये CH3। अब कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कैसे करेगा भैया? ये बड़े बड़े ग्रुप इसको स्टेरिक हिंड्रेंस में ला देंगे और कहेंगे हम नहीं तुमको अटैक करने देंगे। तो यही वजह है कि SN2 1 डिग्री के लिए फेवरेबल है और SN1 3 डिग्री के लिए फेवरेबल है। वहाँ रीजन कार्बोकेटाइन, यहाँ रीजन बैक अटैक। सर मुद्दे पे आइए, इसमें क्या लिखना है? इसमें ये लिखना है बेटा, इट इज़ 1 स्टेप प्रोसेस। ये एक स्टेप में हुआ ना, क्या लिखोगे? इट इज़ 1 स्टेप, सिंगल स्टेप प्रोसेस, है ना। ये सब लिखाया पढ़ाया हूँ बेटा। दूसरी चीज़ यहाँ TS बनेगा, TS फॉर्मेशन, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन। तीसरी चीज़ इसका नाम क्या है बेटा? बाई मालिकुलर। सर जी ऐसा क्यों? क्योंकि इस रिएक्शंस में बेटा, थोड़ा फ्लैशबैक में चलो, इस रिएक्शंस में ये दोनों RDX हैं, ये दोनों, जितनी तेज न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाएगा पीछे से अटैक करेगा, एक तो ये भी डिपेंड कर रहा है रिएक्शन की रेट पर, रिएक्शन की रेट ये भी अफेक्ट कर रहा है। दूसरा ये भैया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में जो होगा ये भी अफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ हेलो एल्केन भी रेट डिटर्मिनेशन कर रहा है, यानी अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर रहा है, अभिक्रिया की रेट को अफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? बाई मालिकुलर क्यों है? क्योंकि यहाँ बेटा ROR इज इक्वल टू हेलो एल्केन एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। जब एक ही स्टेप है तो दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, एक पावर इसके। केमिस्ट्री कहती है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। तो RX के पावर 1 और NU के पावर 1, और केमिस्ट्री कहते हैं 1 + 1 इज इक्वल टू 2। इसलिए बेटा कुछ लोग क्या बोलते हैं? ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ड्यू टू दिस रीजन दिस रिएक्शंस नेम इज बाई मालिकुलर, बिकॉज इन दिस रिएक्शन हेयर रेट ऑफ रिएक्शन इज टोटली डिपेंड ऑन बोथ मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज हेलो एल्केन। सो वी कैन से दैट दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये इसीलिए प्यारे बच्चों सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनती है। नो इंटरमीडिएट, अगर डिफरेंस पूछा तो यही सब आपको लिखना पड़ेगा। नो इंटरमीडिएट फाउंड, है ना, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, एक ही स्टेप में सारा खेल हो जाता है। बैक अटैक होता है बेटा, बैक अटैक। क्या होता है? बैक अटैक। सबसे खास बात क्या है? खास बात यह है कि प्राइमरी हेलो एल्केन सबसे तेज देगा ना। 1 डिग्री RX इज सुटेबल
कोई पूछे काहे भैया 3 डिग्री नहीं तो बता देना बैक अटैक होगा, और भारी भरकम समूह लेंगे तो कहाँ से पीछे अटैक होगा, नहीं हो पाएगा। सर इसकी स्टीरियो के बारे में कुछ कहेंगे, स्टीरियो के बारे में तो नहीं कहूँगा बेटा, लेकिन इसके कुछ चीज़ें ज़रूर डिस्कस करूँगा। जैसे ये कि यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है, यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट। 1-2 लाइन आप याद कर लो बेटा, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। देयर इज नो नीड ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री एट द लेवल ऑफ बोर्ड एग्जाम। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड। ये सब बेटा तुमको जेई मेंस और जेई एडवांस के सिलेबस में पढ़ना है। यहाँ पे दे दिया है थोड़ा सा रिटेंशन के बारे में, इन्वर्जन के बारे में, वो चीज़ें स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर आपको बहुत पढ़ना होगा अलग से डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के लिए एसेंशियल नहीं है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज दिस, है ना, नेक्स्ट रिएक्शन इज दिस एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा एलिमिनेशन रिएक्शंस पे हम लोग चलते हैं। सेकंड जो दूसरी रिएक्शन है, मैंने आपको बताया टोटल 3 रिएक्शन हमको पढ़नी है, टोटल 3 रिएक्शन पढ़नी है। ये देखिए, ये टोटल 3 रिएक्शन पढ़नी है बेटा। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा रिएक्शन विद मेटल। तो अब बात करते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो गया, अब बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। किसकी? एलिमिनेशन रिएक्शन की। इसी रिएक्शन को बेटा इस चैप्टर में हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? बीटा एलिमिनेशन। इसी रिएक्शन को हम इस चैप्टर में बोलेंगे, अभी आपको बताऊंगा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। शब्दों पे फोकस करो, केमिस्ट्री आसान हो जाती है, ऐसा लोग कहते थे, और आज हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे। भैया बीटा का मतलब बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकले, अच्छा एलिमिनेशन का मतलब कोई छोटा मॉलिक्यूल निकले, डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है सर जी रिमूवल, और हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन का मतलब हैलोजन, यानी HX से निकलेगा। अच्छा किससे निकलेगा? हेलो एल्केन से ही निकलेगा। तो चलिए एक खूबसूरत सा हेलो एल्केन लेते हैं बेटा। कैसा लेते हैं? खूबसूरत सा। अच्छा चलो ले लो। तो मान लो बेटा हमारे पास क्या है, CH3CH2X, और इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्कोहलिक KOH से। याद रखना, अगर बेटा ये एक्वस KOH होता, अगर ये एक्वस KOH होता तो ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन शो करती, लेकिन एल्कोहलिक मतलब एल्कोहल पीने के बाद अच्छे का सर भारी हो जाता ना, और हैवी होने की वजह से बेटा ये एज ए बेस काम कर रहा है। ये जो एल्कोहल है ये एज ए बेस काम कर रहा है, ना कि न्यूक्लियोफाइल। नहीं तो कुछ लोग जानते हो क्या करेंगे, OH लगाएंगे, X को भगा देंगे। ऐसा नहीं करना। यहाँ पे बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे याद रखना एल्कोहलिक KOH यूज हुआ है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि इसका नाम है HX निकलेगा, यहाँ से हैलोजन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो, तो रिएक्शन का नाम एलिमिनेशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जहां से कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो, एक ऐसी रिएक्शन जहां बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो। तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन कब निकलेगा? जब हम इसको थोड़ा ऐसे लिख दें, यहां से ये निकला, यहां से ये निकला, प्रोडक्ट क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन, और क्या निकला? HX। सर व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन? बिकॉज इन दिस रिएक्शन हेयर हाइड्रोजन एंड हैलोजन बोथ आर रिमूव्ड, so we can say that this is dehydrohalogenation reaction. In this reaction here hydrogen are replaced from beta position, so we can say that this is beta elimination reaction. प्यारे बच्चों याद रखना, अगर यहाँ एक्वस KOH होगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। लेकिन एल्कोहलिक मतलब हैवी मतलब बेसिक रिएक्टर्स होगा, बेस है, तो यहाँ पे बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अच्छा सर ये तो तब हो गया जब एक ही बीटा पोजीशन थी, अगर एक से अधिक बीटा पोजीशन हो तब आप रूल क्या लगाएंगे? अगर एक से अधिक बीटा पोजीशन हो तो आप रूल क्या लगाएंगे? तो बेटा आओ डिस्कस करते हैं कि मान लो सर हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन हो कि हमारे पास ऐसा कुछ दिया हो, CH3CH2CH3 और यहाँ Br, ध्यान से देखिएगा, ऐसा सीन दिया हो, यहाँ पे एक से ज़्यादा बीटा पोजीशन है। कैसे सर? ये देखिए, ये हमारा मेन ग्रुप, ये अल्फा, ये बीटा। अब सर एक तो यहाँ से निकलेगा, अब दो अल्फा हाइड्रोजन है, दो कैसे? ये देखो, अगर इसको हम थोड़ा सा मिटाएं, ऐसे लिखें तो एक ये बीटा हाइड्रोजन, और इसको थोड़ा सा मिटाएं, अगर इसको CH2 कर दें तो ये भी एक बीटा हाइड्रोजन, तो ये भी बीटा पोजीशन, ये भी। तो अब सर यहाँ से निकलेगा कि यहाँ से निकलेगा? ये मुद्दे वाली बात है। यहाँ पे एंट्री होती है एक बड़े इंटरेस्टिंग साइंटिस्ट की, जिनका नाम है बेटा सेडजेफ। यहाँ से एक रूल आता है,
सेडजेफ रूल, और इसीलिए ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा एलिमिनेशन और सेडजेफ रूल क्या होता है, कई बार आपसे पूछा गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सेडजेफ रूल क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन क्या होता है। तो बेटा वो तो मैंने बता दिया अभी प्रीवियस रिएक्शन में कि जब यहाँ से हेलोजन और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकले इसे बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। मैंने बता दिया इसका नाम क्यों पड़ा, सब कुछ बता दिया। मुद्दा ये है कि अगर दो दो कंडीशन पे बीटा हाइड्रोजन हो तो क्या करेंगे। तो पहले हम ए वाला कर लेते हैं, कंडीशन ए का प्रोडक्ट पहले हम यहाँ से निकालते हैं। ये ए है मान ले, ये बी मान ले। जब हम यहाँ से निकालते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, बनता है CH3। ये देखिए CH2, अब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, सॉरी CH2 नहीं CH, क्योंकि ये देखो CH2 नहीं CH, अब यहाँ से ये निकल गया ना ये, तो डबल बॉन्ड। अच्छा यहाँ पे क्या आया CH और यहाँ पे क्या आया CH3, ये तो पूरा का पूरा रह गया। एक प्रोडक्ट ये बना, बी प्रोडक्ट बनाते हैं जब ये वाला निकालेंगे तो क्या बनेगा CH3, देखिएगा CH2, यहाँ से तो निकला नहीं, अब यहाँ से निकला तो क्या आएगा CH डबल बॉन्ड CH2, एक प्रोडक्ट ये बना। यानी एक बार इसको निकाले तो ये प्रोडक्ट बना, इसको निकाले तो ये बना। ठीक, अब कौन सा स्टेबल होगा भैया, सेडजेफ जी ने कहा ये वाला स्टेबल होगा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, इसी को सेडजेफ जी ने बताया, और ये वाला माइनर होगा। आप बोलोगे सर जी कैसे, सेडजेफ ने कहा बेटा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल। सर इसका क्या मतलब है मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल, ये देखो ये इस एल्कीन से ये इधर देखो दो दो हमारे ग्रुप जुड़े हैं, दो हमारे क्या मेथिल ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड हो गया। इस एल्कीन से बस एक ही तरफ ग्रुप जुड़ा है इसलिए लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो पहला सेडजेफ रूल यही था। सेडजेफ रूल कई तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। कई बार हम ऐसे करते हैं कि एक ऐसी एल्कीन जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो उसे हम ज़्यादा स्टेबल बताएंगे, ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। कई बार हम ऐसे कहते हैं वो एल्कीन जो ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करती हो, एक अल्फा ई कार्बन ये, एक अल्फा कार्बन ये, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। और इस पर अगर हम बात करें तो इससे डायरेक्टली यही अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन यही है, यहाँ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो बेटा ये ज़्यादा स्टेबल होगा। केमिस्ट्री कहती है कि मोर अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्कीन आर मोर स्टेबल। सेडजेफ रूल यही है बेटा कि इस एल्कीन से ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन 3 इधर 6 हैं, पर इस एल्कीन से देखो बस पहला अल्फा, ये तो बीटा हो गया ना, तो 2 ही है इसलिए ये स्टेबल है। तो 3 तरीका होता है। अगर हमारी जो हीरोइन है, मैंने हमेशा ये एग्जांपल दिया, हीरोइन अगर साउथ इंडियन मूवी में बीच में है, बगल 2 हीरो हैं तो किडनैपिंग नहीं हो सकती, लेकिन अगर हीरोइन किनारे है, हीरो इधर है तो किडनैपिंग हो सकती है। तो यहाँ हीरोइन ज़्यादा सुरक्षित है, यहाँ सुरक्षित नहीं है। तो भैया सेडजेफ रूल यही कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल या मोर अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्कीन आर मोर स्टेबल। बेटा ये सेडजेफ प्रोडक्ट होता है, इसी को कभी कभी जेटसेप प्रोडक्ट नाम से भी क्वेश्चन बन जाता है, जेटसेप प्रोडक्ट। तो बेटा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कंफर्म बनता है। बीटा एलिमिनेशन एग्जाम में पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा एक ऐसी रिएक्शन जहां बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, एक ऐसी रिएक्शन जहां से हाइड्रोजन और हेलोजन एक साथ रिमूव हो उसे बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, और हेलो एल्केन में ऐसी रिएक्शन पाई जाती है। अगर किसी केस में बेटा एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वहां पे सेडजेफ चाचा को याद करेंगे, सेडजेफ चाचा बताएंगे कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन या सिमेट्रिकल एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, या वह एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी जहां ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कंटेन होंगे। इसी के साथ बेटा ये भी कहानी खत्म। नाउ लास्ट इज दिस, ये देखो यहाँ पे दोनों है, एक हमारा 81% बना और एक हमारा 19%। सर थोड़ा फ्लैशबैक में, ये वाला बेटा 81% बना और ये वाला 19%। सर आगे बढ़िए, आगे बेटा लास्ट रिएक्शन है तीसरी, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। किसकी रिएक्शन, सर जी हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं तो अपने मन से थोड़ी नहीं करेंगे, किससे करा दें, सोडियम से करा दीजिए। अच्छा सर सोडियम अकेले एग्जिस्ट करता, नहीं सर 2 लेना पड़ेगा, ये तो बहुत रिएक्टिव होता है, जब ये 2 लिए तो हम ये भी 2 ले लेंगे। अच्छा किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है भैया, ये ड्राई ईथर। जब भी मेटल की रिएक्शन हो या तो एसीटोन बेटा या तो ईथर। अच्छा कैसा सूखा वाल, अब होगा क्या, 2NaX निकल जाएगा और बनेगा सर RR। सर मुझे 1% नहीं समझ में आया कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, रुको इसी चीज़ को थोड़ा भौकाल में लिखो। RX लिखा था, हाँ हेलो एल्केन की रिएक्शन पढ़ रहा हूँ, किससे करानी थी, सोडियम से। कितने सोडियम है, 2। कैसे लिख लें, ऐसे लिख लें सर, लिख लो, अरे हम डायरेक्ट 2 लिख लें, हाँ ठीक है 2Na लिख लो। इसको 2 मोल लेना, हाँ हम सर ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत, हमको क्या दिक्कत। यहाँ सर ड्राई ईथर है बिल्कुल। अब सर क्या करें, रुको बेटा कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाऊँ, यहाँ से 2NaX निकाल लो और ये क्या बना RR। सर जी ये तो एल्केन बन गया और 2NaX निकल गया। हाँ बेटा दिस इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। और इसी के साथ एक छोटी सी रिएक्शन तुमको ग्रिग्नार्ड की बढ़ा दूँ और ये चैप्टर फिनिश। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये वुड्स रिएक्शन है, ये वुड्स रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है साथ साथ बताते हुए चल रहा हूँ, प्लीज पढ़ लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज द रिएक्शन है बेटा, व्हेन हेलो एल्केन इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन इट विल बी बिकम इनटू, इट विल बी चेंज इनटू एल्केन, लॉन्ग चेन ऑफ एल्केन एंड सोडियम हैलाइड। नेक्स्ट सर नेक्स्ट क्या है बेटा, RMgX को थोड़ा सा चर्चा कर दूं। RMgX का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक बहुत मस्त साइंटिस्ट थे बेटा, बहुत मस्त साइंटिस्ट थे विक्टर ग्रिग्नार्ड, जिन्होंने एक रिएजेंट की डिस्कवरी की जिसके लिए इनको केमिस्ट्री में भैया नोबेल मिल गया। और नोबेल छोटा मोटा पुरस्कार होता नहीं, जिसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहले देखते हैं कि बनता कैसे। जब हमारा एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराते हैं बेटा ड्राई ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर, तो ये मारता है एंट्री और दिल में बसती है घंटी और बसता है ये RMgX, ये बना लेता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो कभी कभी ये भी पूछता है प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो तुमको घबराना नहीं है, तुमको घबराना नहीं है बेटा। और इसके बाद देखो, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, एक रिएक्शन एक्स्ट्रा दी हुई है NCERT में, H2O से होती है तो क्या बनता है जिगर के टुकड़ों, तो ये कहते हैं बनता है R, इस H को ले लेता है, ये बनाता है RH और ये बनता है MgOH। जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की, ये वाला इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हेलो एल्केन इसी के साथ खत्म। कल हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे नए सेशन के साथ अल्टरनेटिवली हेलो एरीन वन शॉट। जहाँ भी जो डाउट होगा पूछ लेना, मैंने सारे क्वेश्चन कवर कराते हुए चले कि क्या ज़रूरी है, क्या पूछता है, क्या नहीं पूछता। उम्मीद करता हूँ सेशन धमाकेदार लगा होगा बेटा। पूरी मेहनत से इसमें 1:32-33 हो रहे होंगे, तो फ़र्क नहीं पड़ता कितना बज रहे हैं, फ़र्क इस बात से पड़ता है बेटा कि तुम्हारे संघर्ष तुम्हारे रिजल्ट में कामयाब होने में बहुत ज़्यादा यूज होंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मेरा एनर्जी लेवल जैसे नहीं कम हुआ 2 घंटे क्लास में, तुम्हारा भी नहीं कम होगा, है ना। जोश कम मत होने देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन।